अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान की हंसती मुस्कुराती रोशन सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान मानुर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर और गुड मॉर्निंग। रिजवान अली अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। सुबह पाकिस्तान में उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। थोड़ा सा हल्का सा आज मैं स्लो इसलिए हूँ कि आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है और ये वही मौसम का असर है जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि अगर मौसम से अपने आप को महफूज रखें, इसके बावजूद कि आप महफूज रखने की कोशिश करें फिर भी मौसम के असरात नज़र आते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि वो असरात ज़रा कम से कम रहते हैं। बिल्कुल रिजवान, जिस तरह तबीयत पर तो असरात नज़र आ रहे होते हैं लेकिन मिजाज अच्छा हो जाता है मौसम की वजह से। और बारिश का हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक अच्छा सा बारिशों का स्पेल हम इंजॉय कर सकेंगे। अगले 6-7 दिनों तक मुतवक्के है और प्रिडिक्टेड है कि अच्छी बारिशें होंगी। इसके साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी स्टार्ट हो गया है, मरी हो या और नॉर्दर्न इलाके हो। लेकिन बारिश के साथ साथ ये वाला मौसम तो हम डिस्कस करते ही हैं, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा मौसम चल रहा है। बैनर्स है, पूरा इस्लामाबाद आप देख रहे हैं, पूरा रावलपिंडी, पूरा पाकिस्तान बैनर से भरा हुआ है। और आप जिस भी रोड से जा रहे हो तो आपको डिफरेंट बैनर्स नजर आ रहे होते हैं, आपको डिफरेंट उम्मीदवारों की जो है प्रमोशनल बैनर्स नजर आते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया भी ऐसी डिजिटल कैंपेन चल रही है। वैसे तो हमारा देखा जाए मौसम काफी सर्द है लेकिन सियासी मैदान काफी गर्म हुआ है और बड़ा मज़ेदार किस्म के नारे भी हैं और छोटे छोटे नारे हैं, ज़रा यूनिक नज़र आने के लिए मुख्तलिफ अंदाज भी इख्तियार किए जाते हैं और पोलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, ख़ासतौर पर कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ अंदाज भी इख्तियार किए जाते हैं सपोर्ट का इजहार करने के लिए, अपने लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए। पार्टीज़ जब जलसे करती हैं तो जलसों के दौरान भी सियासी कारकुनान ऐसी हरकतों सकनात करते हुए नजर आते हैं कि कैमरा उनकी तरफ जाए, सोशल मीडिया पर वायरल हो, तवज्जो उनकी तरफ चली जाए। तो ये तमाम तर सिलसिला इसी एक कड़ी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम कड़ियाँ उसी सिलसिले की हैं जिसे हम इलेक्शन 2024 कह रहे हैं। 8 फरवरी जुमेरात को सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भरपूर तैयारियाँ जारी हैं। स्टेप बाय स्टेप मरहलावार तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और अब पोलिंग स्कीम का बाकायदा ऐलान किया गया है। तो पोलिंग स्कीम के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ये होती क्या है, बनती कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पोलिंग स्टेशन के हवाले से तो तफसीलात हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर ही रहे हैं। बिल्कुल जनाब, जिस तरह पोलिंग स्कीम का आगाज़ कर दिया गया है और बता दिया गया है, जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान में, मुल्क भर में 90,645 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। मर्दों के लिए 25,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, ख़वातीन के लिए 23,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इसके साथ साथ कुछ जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि पोलिंग बूथ्स हों या पोलिंग स्टेशंस हों या डिफरेंट अफराद के लिए, डिफरेंटली एबल्ड अफराद के लिए क्या क्या तैयारियां हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा पाकिस्तान के शहरियों को कि वो अपने वोट के हक को एक अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव एंड ईजीएस्ट वे से इस्तेमाल कर सके। 8 फरवरी को जाके आराम से सुकून से एक और चीज़ भी हम बताना चले ना कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें 8300 पर। आप अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, अपने ख़ानदान के वो तमाम लोग जो वोटर हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज़ायद है और उनका शनाख्ती कार्ड मौजूद है, उनका नंबर 8300 पर भेजेंगे। आपको तमाम तर तफसीलात मौसूल हो जाएंगी। जो महानूर ने आपको बताया कि 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, तो आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा होगा आपके हल्के के अंदर, आपको करीब में पोलिंग के लिए जाना होगा। ये ना हो कि आप सुबह निकले और करीबी पोलिंग स्टेशन में चले जाएं और फिर आपका जो वोट का इंतराज है वो उससे दूसरे पोलिंग स्टेशन में हो, तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा और उससे फिर इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग टर्न आउट के लिए पहले मालूमात आपके पास हो तो टर्न आउट अच्छा होता है और वोट देना हमारी कौमी जिम्मेदारी और हम सबको वोट कास्ट करना है और ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह रिजवान ने भी बात की कि आपने पहले चेक करना है कि आप कहाँ पे जाके, किस पोलिंग स्टेशन में जाके, किस हल्के में आपका वोट है, आपने कहाँ जाके वोट देना। 8300 पर अपना आईडी कार्ड नंबर जो है आपने मैसेज करना है और आपको डिटेल रिप्लाई उस पर आ जाएगा कि किस हल्के में आपका वोट बना है। कोई शिकायत हो तो उसके बाद ही आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब पता होगा तो पता करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कुंवर दिलशाद साहब से, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उनसे जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां कैसी हैं और उसको कैसे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर साहब। कुंवर साहब, हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो तैयारियां हैं इलेक्शन 2024 के, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो तैयारियां जो हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को बेहतरीन तरीके से, ऐसे तरीके से जिसमें शफाफत नजर आए, वो उसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। जो आपने जो तफसील बयान की है, मैं इस पर बिल्कुल तौसीक करता हूँ। बिल्कुल सही फरमाया आपने
इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो हमारे वोटर हजरात हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन में जाकर अपना कीमती वोट कास्ट करना है, उनका ये फर्ज बनता है कि थोड़ी सी मेहनत कर लें। जैसे कि आपने फरमाया मोबाइल पर अपने व्हाट्सएप पे अपना नंबर देकर अपना पोलिंग स्टेशन की जगह जाके एक दिन पहले जाके देख आए। कोई मसला नहीं है, कोई 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर पोलिंग स्टेशन क्या जाएंगे। तो उस पोलिंग स्टेशन पोलिंग के दिन जाना, आप तलाश करना, मारे मारे करना, ना नजर आना, इससे बेहतर होता है कि शाम के बाद किसी टाइम भी जाकर अपना पोलिंग स्टेशन का जो है जायजा ले आए, देख आए, ताकि उसके बाद जो अपने 8 फरवरी को जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाए, अपना पोलिंग देख जाए, तो आपको पोलिंग स्टेशन के हदूद रखने का पता होना चाहिए। उस दिन पोलिंग स्टेशन के दिन जाना, तलाश करना दिक्कत पेश आती है, ट्रैफिक का मसला भी होता है। तो आप एक दिन पहले जाके देख आए, शाम के टाइम जाकर जी हमारा ये पोलिंग स्टेशन है, क्योंकि पोलिंग स्टेशन तो 2 दिन पहले जो है वो बिल्कुल तैयार कर दिए जाएंगे। जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो बड़े काबिल तरीन लोग हैं, उन्होंने पहले भी इंतखाबात करवाए हुए हैं, वो स्कूल टीचर हैं, उनका काम ही होता है कि हर दफा इलेक्शन कराने की ड्यूटी उन्हीं की होती है। तो वो एक दिन 2 दिन पहले जाके अपना पोलिंग स्टेशन सेट कर देते हैं। तो एक तो मामला, दूसरा सबसे बड़ा मसला इलेक्शन कमीशन को ना जाइए आप। इलेक्शन कमीशन तो अपनी आईनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। जी। सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है हमारे उम्मीदवारों को, जो हमारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कौमी या सूबाई असम्बली के, उनको चाहिए कि उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, सबसे बड़ी कामयाबी अगर आपने लेनी है तो आपका पोलिंग एजेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अलर्ट हो, और वो पोलिंग डे पर इधर पहुंच जाए, सुबह 8 बजे लेकर उस वक्त तक बैठा रहे पोलिंग स्टेशन के अंदर जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, फॉर्म 45 मुकम्मल नहीं हो जाता। तो दरमियान में पोलिंग स्टेशन छोड़ के जाना उसकी हमाकत होगी। अब फिर वो बाद में जाके पार्टी के सरबराहों कहता है कि मुझे पुलिस ने निकाल दिया, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया, झूठ बोलता है। वो दरअसल खुद अपनी मर्जी से जाता है और मर्जी से आता है। इसके सबसे बड़ी अहम बात यह है कि पोलिंग एजेंट्स को आप तैयार रखें। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ हो जाए। पोलिंग स्टेशन ये होता है कि बात ठीक है, जो सियासी हरी होते हैं उनके बड़े हरबे होते हैं, जो अच्छी बड़ी बड़ी बासर पार्टियां सियासी जमातों को अपने पोलिंग एजेंट के खाने पीने का बड़ा बंदोबस्त करती है, जी। और जो दूसरी पार्टियां होती है वो खाने पीने का बंदोबस्त नहीं करती, तो वो उनको खाने की दावत तो वो चले जाते हैं पोलिंग स्टेशन छोड़कर, जिसकी बना पर पीछे से गड़बड़ होने के इम्कान होते हैं। ये सारे मामला की सबसे बड़ी कामयाबी का दारोमदार पोलिंग एजेंट्स का अलर्ट होना जरूरी है। ये मैं बार बार कहता हूँ। इलेक्शन कमीशन तो आईनी इदारा है, उसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। मैं खुद निगरान हुकूमत का हिस्सा हूँ, पंजाब गवर्नमेंट में लॉ की मिनिस्ट्री मेरे पास है। सही। यहाँ कोई किसी किस्म का हमारे मिनिस्टर में, हमारी कैबिनेट में किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखेंगे ताकि सूबे में आपके इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो जाए। बाकी बिल्कुल सही। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर काम होता है। बिल्कुल सही। कंवर दिलशाह साहब, इसको से बड़ी क्या- कन्विक्शन थी। जब भी आपसे बात होती थी आप कहते थे कि इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत सारे शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से, फिर इस तरह की कोशिशें भी की गई, इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया। इस कन्विक्शन और इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पूरी तमाम तर दबाव को बर्दाश्त करके 8 तारीख जिसका ऐलान किया गया था उसके लिए मरहलावार स्टेप्स लिए गए और इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए गए? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो जहर है, जो हमारा कल्चर है। अभी मैं चंद रोज पहले मैं मलेशिया की हुकूमत की दावत पे गया था। मलेशिया में वहाँ 5 रोज एक कॉन्फ्रेंस थी डेमोक्रेसी के हवाले से। उन सब का कहना यह था यहाँ इलेक्शन होते रहते हैं, पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि कब इलेक्शन हो गया, कब रिजल्ट आ गया, कैसे हो गया। लोग अपने कारोबार में लगे हुए हैं, कोई ट्रैफिक बंद नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं होता। यहाँ हर दफा जो है पोलिंग स्टेशन में झगड़ा फसाद, एक दूसरे पर शुरू को शुबात, कीचड़ उछालना, इल्जामात लगाना, इस तरह की सारी कहानियां सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में भी इतने ज्यादा नहीं है जैसा पाकिस्तान में। तो ये सबसे बड़ी अहम बात है, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो इदारों पर हमला करते हैं। अपनी जो कोताहियां होती हैं उसको तो सामने लेके नहीं आते, अपनी कोताहियों का मलबा डाल देते हैं इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो किसी पार्टी के जीतने हारने उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है, ये सबसे बड़ी इलेक्शन के पाकिस्तान दबाव था। दबाव इस तरह था कि वो इलेक्शन शुरू के आने के मामले में दबाव पड़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपने एक मर्दमशुमारी का गजट नोटिफिकेशन आपने 5 अगस्त को कर दिया, जी। उस पर 5 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन ना होता तो आपका इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो जाता।
लेकिन सबसे उसके ऊपर डिलिमिटेशन करनी पड़ी, हल्काबंदी, इंतखाबी फरिश्ते, ये सारा मामला तय करना पड़ा। इसकी बना पर ये जो है वो आगे चला गया, 90 दिन क्रॉस कर गया। तो ये तो सारे मामला तो पड़ते रहते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है 8 फरवरी को नजर आ रहा है कि बेहतर अंदाज से होंगे। और इंशाल्लाह। पंजाब गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन के सूरत पर मुकम्मल कंट्रोल रखा हुआ है, लेकिन सही सही बहरहाल कुंवर दिलशाद आप साहब, जहां हम इस चीज पे भी अब हमें यकीन भी हो गया है, हम देख भी रहे हैं तैयारियों के लिहाज से, क्योंकि पहले भी सियासी गर्मा गर्मी इतनी नहीं थी, तो हमें लग भी रहा था कि शायद, और बहुत से लोगों का कहना था कि शायद ना हो, तो अब सब इबाहम जो है वो दूर हो चुके हैं। यहाँ पे जब हम पोलिंग स्टेशंस के हवाले से बात करें, मर्द और खवातीन के लिए जो अलग पोलिंग स्टेशंस हैं, फिर पोलिंग बूथ्स हैं, यहाँ पे जो अफराद बाहम माजूरी हैं उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो आराम से जाके वोट कास्ट कर सके? और फिर मैं ख़ास तौर पे आपसे सिर्फ ये पंजाब का नहीं बल्कि उन इलाकों के बारे में भी जानना चाहूँगी जहाँ पे 2022 में सैलाब आया, बहुत से जो स्कूल्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि ख़राब हो गया, जो कि अमूमन पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, उनके लिए उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर पे अफराद बाहा माजूरी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इकदाम हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या इकदाम स्पेशली किए गए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए? ये दुरुस्त कहा आपने, जहाँ सैलाब जदगान की जो आबादी वो डेरा गाजी खां है, राजनपुर है, या जिधर पंजाब के हिस्से हैं, केपी का हिस्सा है, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने पहले ही तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद उनके मुतबादिल जगहों पर पोलिंग स्टेशन बना दिए थे। जब बाकी जाकर आ गया माजूर, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मसला ये जो उनके लिए जो डिसेबल्ड पर्सन है, हमारे स्पेशल दोस्त भाई रिश्तेदार जो भी हैं हमारे, उनके लिए उन्होंने बाकायदा ऐसा तरीका पोलिंग स्टेशन बनाएंगे जहां उन्हें बाकायदा व्हील चेयर पर जाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। और बेहतरीन तरीके से उनका रास्ता निकाला गया है, ऊपर की मंजिल में या थर्ड को नहीं, क्या ग्राउंड फ्लोर पर किया गया है। और ये बाकायदा ये इलेक्शन में पाकिस्तान की इस दफा हदायत थी कि इस डिसेबल्ड दोस्तों के लिए, वोटर्स के लिए, उनके लिए ग्राउंड फ्लोर पे होगा, उनको ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। वैसे ही बात कुछ फरमाया आपने 2018 के इलेक्शन में ये बद इंतजामी देखने में आई थी कि उनको तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। इस दफा नहीं है, इस दफा उनको बाकायदा निचले ग्राउंड पर रखा गया है। ये एक सब बड़ी बात अहम है। दूसरा ये भी इलेक्शन कमीशन ने उनको मराद दी है कि ऐसे डिसेबल्ड जो पुलिस स्टेशन पर नहीं जा सकते, वो पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट कास्ट करते हैं, वो उनको बाकायदा पोस्टल बैलेट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के साथ रब्ता रखें और वहाँ पोस्टल बैलेट पर करते हैं। वो भी एक रास्ता निकाला है, लेकिन अगर वो जाना चाहें तो उनके लिए आसानी पैदा कर दी है। इसी बात ये जो ख्वातीन का पोलिंग स्टेशन, मर्दों का पोलिंग स्टेशन, ये हमेशा बनता रहा है। उसमें मुश्तरका भी होते हैं, ज्वाइंट दोनों जगह भी होते हैं, अलग-अलग भी होते हैं अपने रस्म रिवाज के मुताबिक। बलूचिस्तान में आमतौर पर या केपी में आमतौर पर जो है अलग-अलग जी। पोलिंग स्टेशन होते हैं, लेकिन पंजाब में इसको ज्वाइंट भी कर देते हैं। लेकिन बहरहाल ये 90,000 पोलिंग स्टेशन है, तो इनके लिहाज से इलेक्शन पाकिस्तानी इमारतें भी चेक की हैं, देखा भी है। कोशिश की गई है कि वोटर्स को सही तरीके से उनको सहूलत प्रोवाइड कर दी जाए। और पुलिस को भी कह दिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट ने खास तौर पर भी, कि किसी को आपने क्यू में खड़ा करें, लेकिन तंग ना करें, हरासमेंट ना पैदा करें, और शनाख्ती कार्ड अपने साथ रखें। शनाख्ती कार्ड के साथ पोलिंग स्टेशन पे आके करें। और जहाँ एक बड़ी अहम बात है जब मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये जो हुआ है पंजाब में 6,000 पोलिंग स्टेशन है, बड़े हसास और साथ हसास तरीन भी है। यहाँ थोड़ी दिक्कत पेश आएगी हमें, क्यों ये हसास तरीन है, ये अलर्ट किया जाता है, एजेंसियां बता देती हैं कोई थ्रेट है, कोई मामला ऐसा है, तो वहाँ उनको बाकायदा तरीके से उनकी छानबीन की जाएगी और वो तलाशी भी ली जाएगी, जैसे कि आप भी जाते हैं एयरपोर्ट पर जिस तरह जी। वहाँ तलाशी ली जाती है, इसी तरह वो बाकायदा तलाशी लेने के बाद तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो सब्र और तहम्मुल के साथ अपना पोलिंग स्टेशन पर जाएं, लेकिन घबराए नहीं। आपने जब आप लाइन में आ गए, क्यू में आ गए हैं, तो आप अपना को वोट कास्ट करके ही घर जाएंगे। कुंवर पोलिंग दिलशाद स्टेशन साहब, का जहाँ पे आप टाइम अफराद बहामाजूरी के हवाले से आपने बात की, हिसास पुलिस स्टेशंस के हवाले से बात की, वहाँ पे कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करें, और ख़ास तौर पे ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो कि फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेगी, उनको आईडी कार्ड्स अभी उन्होंने बनाए हैं, तो उस पर भी बहुत कन्फ्यूजन है। उनके लिए क्या किया जा रहा है? मर्दों के पोलिंग स्टेशन में जाना है, खवातीन के पोलिंग स्टेशन में जाना है? इस हवाले से भी बता दें। वो बाकायदा निशान लगे हुए हैं, ख्वातीन के लिए अलहदा, मर्दों के लिए अलहदा, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। इस तरह बड़ा अच्छा फैसला मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मौजूदा सेटअप है ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, वो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो पहली दफा आए हैं जो कि चीफ अपने एग्जीक्यूटिव सर्विस है। वो मुख्तलिफ सूबों में चीफ सेक्रेटरी पर रहे हैं, वो बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं अपने जमाने के, तो उन्हें सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम का इल्म है, पता है क्या क्या मैंने करना है। क्यों ज़ाहिर है
मुख्तलिफ जिलों में वो डिप्टी कमिश्नर रहे, असिस्टेंट कमिश्नर रहे, कमिश्नर रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, उन्हें सारी चीजों का पता है। इससे पहले जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज आते थे, उन्हें तो इतराक था ही नहीं, वो अदालत में बैठ के घर चले गए, उन्हें तो नहीं पता होता था पुलिस स्टेशन क्या चीज होती है। लेकिन यहाँ वो रहमो करम भी होते थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर, ये इन्होंने खुद देखा हुआ है। इन्होंने कई इलेक्शन करवाए एज ए रिटर्निंग ऑफिसर, तो नहीं कोई इंतजामी तौर पर अपने उन्होंने कराया है एज ए डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। ये सब जानते हैं। इन्होंने बाकायदा पुलिस स्टेशन पर निशानदाही भी कर दी है कि ये ख्वातीन का है, ये मर्दों का है, और ये लाइन कैसे लगनी है। पुलिस को भी हदायत जारी की है कि किसी किस्म की कोई हरासमेंट पैदा ना करें। कमर दिलशाद साहब, इलेक्शन तो आपने भी करवाए हैं, सेक्रेटरी रहे आप इलेक्शन कमीशन के, और ज़ाब्ता अखलाक एक ऐसी चीज़ है, जैसे जैसे वक्त करीब आता है इंतखाबात का, पोलिंग डे करीब आता है, तो सियासी जमातों की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल कर लें, तमाम तरीक़ाकार इख्तियार कर लें कि वोटर हमारी तरफ आ जाए। ज़ाब्ता अखलाक पर उसकी पाबंदी करवाना, उस पर अमल दरामद करवाना इस मरतबा निस्बत मुश्किल है, या फिर 2018 में 13 में ज़्यादा मुश्किल था? इस दफ़ा क्या सूरत हाल है ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से? नहीं, जाहिर है कि हर दफा कोई ना कोई नई नई से नई डेवलपमेंट पैदा होती रहती है। 2018 के इलेक्शन हो गए, इससे पहले 2013 के हो गए, 2008 के हो गए। अब ये सारे जो मामला होते हैं इलेक्शन के, ये सारी तैयारियां मुकम्मल होती हैं, और इसमें सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि जो हमारे सियासी रहनुमा जो है, उन पर जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो अपने जो वोटर्स हामी जो होते हैं वो नाराबाजी लगाते हैं, अपने नजदीक आने के लिए, अपने लीडर के करीब आने के लिए वो नाराबाजी बंद करवाएं, और अपने पोलिंग कैंप होता है 100 मीटर के फासले में पोलिंग कैंप होता है, वहां बैठे रहें और बाकायदा सबको अपडेट दे दें, ताकि वोटर जो जो पार्टी बैठे हुए, ताकि जो अंदर जाए उन्हें पता चल जाए कि हमारा पोलिंग का नंबर क्या है इलेक्ट रोल पर, ताकि प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को भी तलाश करें देना लगे। तो हर पार्टी के लोगों को फर्ज बनता है कि आप अपने कैंपों में अपने वोटर्स को बाकायदा चिट दे दें, ताकि वो अंदर जाएं, उसको बताकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पेश कर दें, तो ताकि लाइन लगेगी। लेकिन एक बात है कि जब तक लाइन मुकम्मल नहीं होती, पोलिंग बेशक 5 बजे है, तो वो अपना वोट कास्ट करके ही जाएंगे, ये कानून में लिखा हुआ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर हाँ, थोड़ी सी गर्मी सर्दी तो नहीं होती रहती है। सही सही। कंवर दिलशाद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह आपने कुछ हसास पोलिंग स्टेशन के हवाले से बताया, फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताया, तो कुछ पोलिंग स्टेशंस में फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेस और पुलिस की तैनाती भी होगी। ऑब्वियसली पुलिस की तैनाती तो हर जगह होगी, तो किन किन पोलिंग स्टेशंस पे फौज होगी, या ये सिर्फ हसास जगहों पे है? या इस हवाले से भी बता दें कि डोमिनेंट किरदार किस सिक्योरिटी इदारे का होगा सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन 2024 में? देखिए, ये सिक्योरिटी तो हमारा मुल्क बदकिस्मत तरीन मुल्क है। मैं आपकी उसादत से कहना चाहूँ, अभी मैं मलेशिया गया तो मैंने सुल्तान का महल देखा। हजारों आदमी सुल्तान का महल देखने जा रहे थे, एक सिपाही खड़ा था। कोई उन्होंने 3-3, 4-4 किलोमीटर के पास कोई किसी के नाकाबंदी नहीं की हुई, कहीं पुलिस, कोई फौज, कोई आर्मी नजर नहीं आई हमें, एक सिपाही खड़ा था। इसी तरह हमने दुनिया भर के इलेक्शन देखे हैं, एक सिपाही खड़ा होता है गेट पर और हजारों आदमी पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट कास्ट करते हैं। यहाँ बदकिस्मती है कि अफवाज पाकिस्तान को लाना पड़ता है, 2,80,000 हमारी आर्मी आएगी, तकरीबन 4.5 लाख के पुलिस सर्विस होगी, फिर रेंजर होगी, फिर एंट्रा फोर्सेस होगी, जो हमारी है, वो हमारी जो बड़ी स्पीड वर्क पे काम करने वाली फोर्स है, वो भी सामने खड़ी होगी। क्या पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, आराम से वोट कास्ट कर घर चले जाएं। ये सारे मामले हमें नजर नहीं आ रहा कि आप बिल्कुल तसल्ली से रखें। ठीक है, हमारे दुश्मन मुल्क भी साथ साथ हैं, उनकी भी गड़बड़ होने के खतरे होते हैं, लेकिन बहरहाल आप इलेक्शन में घबराए नहीं। पुलिस, आर्मी, पूरी इस्टेब्लिशमेंट तैयार खड़ी है आपकी हिफाजत के लिए। तमाम हमारे दफाई इदारे हों, हमारे सिक्योरिटी के इदारे हों, वो इलेक्शन के साफ शफाफ इनेकाद के लिए अपने एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ रहे। और जहाँ तक इलेक्शन डे की बात है, इलेक्शन डे पे क्या प्रोसेस होगा, वोटर्स को क्या करना है, कैसे वोट कास्ट करेंगे और तरीक़ाकार क्या है, आपने कौन सा बैलेट लेना है, आपने पर्ची कहाँ से बनवानी है, कास्ट कैसे करना है, मोहर कैसे लगानी है, इस हवाले से पीटीवी आपको 12 दिन में कई मरतबा इस हवाले से जो इल्म है वो फ्राहम कर रहा है। हमारे जो एनिमेशन मौजूद है इस हवाले से कि इलेक्शन डे पर आपकी क्या जिम्मेदारी है और आपने
पूरे प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है। एक दफ़ा आप 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट निकाल के वो पूरा प्रोसेस देख लीजिए, आपकी आसानी के लिए आपको समझ आ जाएगा, ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। ये ना हो कि 2 इंतखाबी निशानात है और उसके दरमियान में मोहर लगी हो तो वोट ही रिजेक्ट हो जाए। और ये बहुत सी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, आपको सोशल मीडिया पर भी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको दिखाने के लिए, बताने के लिए अपने अपना सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस जारी कर रही हैं कि आपको गाइड कर सके। अक्सर औकात होता ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो वोट डालने जा रहे हैं तो बड़े एक्साइटेड तो हम होते ही हैं जब हमारा ID कार्ड बनता है और उसके बाद हमारा फर्स्ट वोट होता है, लेकिन उस एक्साइटमेंट में कुछ हम गलत कर देते हैं। जिस तरह अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपका वोट ज़ाया हो जाता है जब आप 2 इंतखाबी निशानों के बीच में मोहर लगाएंगे। तो आपने क्लियर कट सिंपली सोच समझ के मोहर लगानी है। अपना जो वोट देने का हक है इसको इस्तेमाल करना है। जहाँ पे हम सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से बात कर रहे थे, वहाँ पे ज़रा असल मौसम के हवाले से बात करते हैं, जो कि सर्द होता जा रहा है और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो गया है और बर्फ़बारी का भी हम देख रहे हैं कि सिलसिला स्टार्ट हो गया है। और ज़िला स्तौर के बालाई इलाकों में हमने देखा कि हल्की हल्की बारिश जो है वो शुरू हो गई है और बर्फ़बारी का आगाज़ हो गया। मरी में बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है। कश्मीर के कुछ इलाकों में बर्फ़बारी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। सियाहती मकामात जैसे कि देवसाई टॉप, रामा और अल्लाह वाली लेक समेत मुतअद्दिद मकामात पर जो बर्फ़बारी है वक्फे वक्फे से उसका सिलसिला जारी है और मौसम सरमा की पहली बारिश, पहली बर्फ़बारी को एंजॉय किया जा रहा है। जा रहा है मौसम सरमा, लेकिन जाते जाते वापस आता है। पिछली दफ़ा भी ऐसे होता, पिछली सर्दियों में भी, कि सर्दी जा रही है लेकिन उसी दिन बारिश होती है। अब धूप अच्छी लगी। कल इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्का इलाकों में धूप थी और अच्छी खासी हिद्दत वाली धूप थी। इसके बावजूद जब मरी में और गलियात में बर्फ़बारी होती है, कालाम, मालम जब्बात, सवात में बर्फ़बारी होती है, तो फिर ठंडी हवाएं आती हैं और इन ठंडी हवाओं की वजह से टेम्परेचर्स गिरते हैं और फिर से लिहाफ, कंबल, रज़ाइयाँ, उनकी शिद्दत उसी तरह से महसूस होती है और जो ग़िज़ाएँ होती हैं ख़ास तौर पर वो भी, उनका भी एहतमाम किया जाता है। तो हम बात करेंगे कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। इसी हवाले से लाहौर सेंटर में हमारे साथ शाहिर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं। शाहिर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर स्टेशन से रीजनल डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के और लाहौर से हमें ज्वाइन किया हुआ है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे मौसम की सूरत हाल, बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टार्ट हो गया सिलसिला। और रिजवान, हमें याद है कि जब हम जनवरी में हमें बताया गया कि सेकेंड वीक के स्टार्ट में होगी, फिर फर्स्ट वीक से हम जो है ना बड़ा वो उससे उम्मीद से थे कि अब बारिश स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो दिसंबर है वो बड़ा ड्राई हमारा गुजरा है, खुश्क दिसंबर गुजरा है। जनवरी जो है वो अच्छा रहेगा, बारिशें होंगी, लेकिन फर्स्ट वीक, फिर सेकंड वीक, फिर थर्ड वीक और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जो अच्छा सा स्पेल होगा बारिशों का, खुल के बारिशें बरसेंगी और ये हमारी बारिशें होंगी कैसी, कितनी शिद्दत की बारिशें होंगी और कितना दौरानिया इनका होगा, क्योंकि हमारे जो गंदम के काश्तकार हैं वो बहुत परेशान हैं इस हवाले से कि बारिश हो, क्योंकि अशद ज़रूरत है फसलों को। भल सफाई हो रही है पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से। ट्यूबवेल का इस्तेमाल और ट्यूबवेल के पानी में जो नहर का पानी है, जो बारिश का पानी है, उसमें बहुत ज़रा फ़र्क भी होता है। इस हवाले से जो हमारे ज़रूरी एक्सपर्ट हैं वो भी आगाह करते रहे हैं कि बारिश का पानी कितना मुफीद होता है और ख़ासतौर पर जो ये बारिश होती है इस मौसम की, वो फसलों पर कितने अच्छे असरात छोड़ती है। इसी पर बात करेंगे हम शाहिर अब्बास साहब से। शाहिर अब्बास साहब, सर बारिशों का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, क्या प्रेडिक्शंस हैं, कितनी शिद्दत होगी इन बारिशों की? म्यूजिक शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, जो कि रीजनल डायरेक्टर है मेट्रोलॉजिकल सेंटर लाहौर के। और रिजवान, जिस तरह आपने बारिशों के हवाले से बात की, जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो बारिश के साथ कुछ सौगात होती हैं जिनका बड़ा मज़ा आता है, जैसे कि पकोड़े, समोसे। इसके साथ साथ सर्दियों की सौगात तो खैर ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स के हवाले से कल भी हमने एक बड़ा मज़ेदार सा पैकेज शामिल किया था मूंगफली का। तो इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ जब भी न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक बात लाजमी करते हैं जो कि आपने खाते हुए थोड़ा मुश्किल है, एहतियात करनी है कि
आपने एक मुट्ठी से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने, और मूंगफली को तो हम ड्राई फ्रूट कंसीडर ही नहीं करते, उसको वो तो तो एज अ जितनी वाफिर स्नैक मिकदार में मौजूद होती है ना जितना होते हैं ना वो प्रॉपर वो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी नीयत खत्म नहीं होती कि हमने अब मूंगफली छोड़नी है। अच्छा, और वो हमारी बहुत सारी गैदरिंग्स जो है उनमें उसकी एक रीजन ये भी होता है कि मूंगफली आ गई है और वो गैदरिंग होगी, और इससे पहले अगर सब इकट्ठे हुए हैं घर पे भी, दोस्तों में, आप हॉस्टल्स में रहते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो दोपहर का टाइम हो या शाम का वक्त हो, जहाँ सब इकट्ठे बैठेंगे तो किसी एक की फरमाइश आ जाती है कि मूंगफली तो मंगवा ली जाए, ताकि साथ साथ हम बातें करते रहें और साथ साथ कुछ खाते रहें। और ये ऐसी सौगात है जिसको खाते हुए पता ही नहीं चलता कि आप कितना इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, और इसके फिर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे गला खराब हो सकता है, खांसी हो सकती है, ड्राइनेस पैदा कर सकती है, पिंपल्स निकल सकते हैं आपको जब आप ज्यादा खाते हैं ड्राई फ्रूट्स। ऐसे होता है रिजवान, सच में। रिजवान सोच रहे होंगे कि हम ब्यूटी कॉन्शियस की बात नहीं, आपको सच बता रही, जब पिंपल निकलता है तो आपके अंदर कितना कुछ होता है जो आपकी स्किन पे आ रहा होता है, तो आपने बहुत एहतियात करनी होती है अपनी बॉडी को, अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए। एतदाल में खाना है, मौसम तो एंजॉय करना है, लेकिन इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। सर्दियों में पानी पीना जरा मुश्किल होता है, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी पी लिया करें ताकि आपकी किडनीज फ्रेश रहे, आपकी स्किन फ्रेश रहे, आपकी अच्छा, आपने एक हेल्थ चीज अच्छी नोट रहे। किया महानूर के रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश हुई है तो मागला हिल्स जो है उनका Clear- व्यू कितना क्लियर हो गया clear है, और और खूबसूरत। अब यही बारिशें हमारे पंजाब के दीगर इलाकों में, सिंध, KPK और बलूचिस्तान में जब ये बारिशें होंगी तो वहाँ पर भी स्मोक में कितनी कमी आएगी, वहाँ पर सूरत हाल कितनी बेहतर हो जाएगी। जब साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होगा, फ़ज़ा साफ़ सुथरी होगी तो सेहत भी बेहतर होगी, मिजाज भी बेहतर होगा, बहुत सारी तलखियाँ कम हो जाती हैं जब इस तरह का मौसम आता है। और फिर बहुत सारे लोग अब इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस का इंतज़ार करें कि इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद फिर वो सियाहत के लिए रुख करेंगे उन तमाम इलाकों का जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है, और बर्फ़बारी के मुख्तलिफ इवेंट्स भी होते हैं। हमने 2024 का आगाज़ देखा तो काफ़ी ड्राई था, और खुश्क साली तकरीबन 2 से ढाई माह की खुश्क साली के बाद ये बारिशें आई हैं, और मरी और गलियात के जो बासी हैं वो भी खुश हैं कि बर्फबारी हो गई है। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ शाहिद अब्बास साहब मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल सेंटर लाहौर में। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि ये बारिशें जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है, अब ये कब तक जारी रहेंगी और इनका कैसा स्पेल रहेगा, खुल के बरसेंगी क्या? जी बिल्कुल, जो बारिशों का सिलसिला जो है गुज़श्ता दिनों से शुरू हुआ है, अभी ये अगले 24 जी 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 कंटिन्यू कीजिएगा। ये रिपीट हो रही, मुझे कान में वापस आ रही। जी हमारे साथ शाहिद अब्बास साहब सेंटर से मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे मौसम की सूरत हाल, और ख़ास तौर पे ये जो बारिश का सिलसिला है इस हवाले से हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रिजवान अक्सर का जो हमारे इवेंट्स होते हैं ना, जो सारे हमारी प्लानिंग होती है वो बारिश के अकॉर्डिंग ही होती है। और इसके साथ साथ जब 8 फरवरी को इलेक्शन है तो हमने ये भी देखना है कि हमने अपनी क्या तैयारी करनी है वोट कास्ट करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। ये कितना इंपॉर्टेंट इवेंट है जिससे हमारे फ्यूचर का, हमारे मुस्तकबिल का फैसला होगा। तो बारिशों के हवाले इस पे से एक और टेस्ट भी होगा, जैसे आपने इलेक्शन की बात की है ना, तो बारिशें होंगी, टेम्परेचर नीचे आएंगे, और सियासी कारकुनान उसी तरह से जलसों में जाएंगे, सियासी वर्कर्स और सियासी कायदीन जो है वो उसी तरह से जलसों का, कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद करेंगे, रैलियाँ निकालेंगे, पोस्टर्स आवेज़ा होंगे, और गहमा गहमी तो रहेगी, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। कंवर दिलशाद साहब ने इस हवाले से बात की, और हम ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोग, उनका ये ख्याल है कि जो हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, जब भी इस तरह का कोई मरहला आता है तो बतौर कौम हमें मैच्योरिटी आती है, हमारे मामलात में मज़ीद बेहतरी आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बेहतरी आ रही है। अगर लोगों को अपने वोट की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है तो वोट कास्ट करने का भी अंदाज़ा हो गया। अब मौसम के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो हम पूछ ही लेते हैं शाहिद अब्बास साहब से कि पता चल ही जाए हमें कि ये कब तक जारी रहेंगी बारिशें। जी, बारिशों का जो सिलसिला गुज़श्ता दिनों शुरू हुआ है ये अब चलेगा, और अगले 24 से 48 घंटों में एक सिलसिला गुजर रहा है जिससे ये पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में अच्छी और दरमियानी बारिशें होगी, और पहाड़ी इलाकों में बड़ी अच्छी बर्फबारी होगी। और 2 दिन के वक्फे के बाद 3 और 4 तारीख को वे एक सिलसिला जो है दोबारा आएगा, और उससे भी एक अच्छी बर्फबारी भी होगी, और तेज़ हवाएं भी चलेंगी, और सर्दी में भी इजाफा होगा। और पहाड़ी इलाकों पे जो जाते हैं स्नोफॉल के लिए, सैर के लिए, तो उनके लिए ये वीकेंड जो है बहुत अच्छा रहेगा, और इनमें छुट्टियां भी है, और इसमें से इस वीकेंड में उनके लिए वहाँ जाना जो है बहुत खुशगवार होगा। सही होगा। शाहिद साहब आपसे ये भी जानना चाहिए कि जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है, उसके अलावा ये जी जी कंटिन्यू कीजिए आप।
जी, उसके अलावा ये है कि इसके बाद एक ब्रेक आएगी जो इलेक्शन के दिनों में है, उसमें से मौसम खुश्क होगा। ये अगले फिर एक हफ्ते का ब्रेक आएगा और उसमें येगा 4 या 5 तारीख को ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और इलेक्शन के दिनों में मौसम बिल्कुल क्लियर होगा और साफ़ होगा और अच्छी धूप निकली होगी और लोगों के लिए बड़ा खुशगवार होगा इलेक्शन में जाना और वोट कास्ट करना। उस लिहाज से थोड़ी सर्दी तो होगी लेकिन मौसम बिल्कुल साफ़ और क्लियर होगा और धूप होगी। जी शाहिद साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है, बर्फबारी का सिलसिला स्टार्ट होता है, तो सयाह मुख्तलिफ मकामात पर जाते हुए कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स चेक करना कि वहाँ पे रास्ते खुले हैं या नहीं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर, ख़ास तौर पे मलका कोसार मरी जब जा रहे होते हैं अफराद, हमने देखा पहले भी बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए क्योंकि पता नहीं था, कंडीशंस का आइडिया नहीं था, रोड्स की, बर्फबारी का वेदर फॉरकास्ट नहीं देखी थी। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप सजेस्ट करते हैं जब भी कहीं जाना हो, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न इलाकों में? जी, जब भी लोग जो हैं पहाड़ी इलाकों का या बर्फबारी के लिए प्लान करते हैं जाने के लिए, तो उनको सबसे पहले जो है वो तो महकमा मौसमियत की जो हमारी जो है उसकी फोरकास्ट और वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बल्कि अगले एक हफ्ते और 10 दिन की, उसको देखकर अपना प्लान बनाना चाहिए। उसके अलावा ये होता है कि जो हमारा PDMA और NDMA और डिज़ास्टर के अदारे हैं उन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ, उनके तादाद के हवाले से और मैनेजमेंट के हवाले से उनके साथ भी उनको राब्ते में रहना चाहिए। क्योंकि जब बात होती है कश्मीर की मरी की, तो वहाँ बाज़ दफ़ा इतनी जगह नहीं होती, जितने लोग चले जाते हैं उनको फिर अकोमोडेट होना और वहाँ से मुश्किल होता है। तो उसमें से जो लोग बाज़ दफ़ा लोगों का ख्याल है कि हमारे जो टूल प्लाजा है वहाँ पे काउंटर लगा दिया जाए और वहाँ से गाड़ियों को चेक किया जाए, तो वहाँ जो है NDMA या PDMA वाले उनको एक और तरह की मुश्किलात आती हैं कि जो लोग गुजर रहे होते हैं, तो कुछ लोगों ने तो मरी से गुजर के आगे जाना होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वहाँ के रेजिडेंट होते हैं उन्होंने अपने घरों में जाना होता है, सारे लोग विजिटर तो नहीं होते। तो लिहाजा उनके जो है वेबसाइट पे और बिल्कुल एहतियात के साथ चेक करना चाहिए। और महकमा तीसरी ये है कि हम लैंड स्लाइडिंग के हवाले से जो आगे जाते हैं, तो लैंड स्लाइडिंग के हवाले से हमारी फोरकास्ट होती है, तो उसको ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा है तो बाज़ दफ़ा लोग जाले तो जाते हैं तो वापसी के फंस जाते हैं। तो इन 3-4 चीज़ों का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए कि लैंड स्लाइडिंग के हवाले से और वहाँ जो लोगों की तादाद है वो मैनेजेबल हो, और तीसरा ये कि हमारी जो है फोरकास्ट जो है अगले एक हफ्ते तक की, जो उसको बिल्कुल देख के जाएं ताकि उनका जो टूर है वो खुशगवार रहे, उसमें से किसी परेशानी का बायस ना बने। सही। शाहिद अब्बास साहब, किसान हैं, गंदम के काश्तकार हैं, उनकी परेशानी है, मुंतज़िर हैं बारिशों के। बहुत सारे ऐसे जिनकी पानी की बारी होती है, वो ट्यूबवेल से पानी नहीं लगाते, इंतज़ार करते हैं बारिशों का। तो पंजाब भर में अगर इसको आप कैटेगराइज कर दें, कहाँ पर कितनी बारिश होगी, जो गंदम के काश्तकार हैं उनको क्या मशवरा देंगे आप? देखें, गंदम के लिहाज से जो है बारिशें थोड़ी सी डिले हैं, लेकिन इतनी डिले नहीं। अभी उनके पास तकरीबन 60 दिन बाकी हैं। 60 दिन उनके पास तकरीबन गंदम की मेचोरिटी 60 से 70 दिन बाकी है। साउदर्न पंजाब के लिए 60 दिन है और नॉर्दर्न पंजाब के लिए तकरीबन 70-80 दिन उनके बाकी हैं। तो अभी काफ़ी टाइम है और बारिशें जो हैं अब जो है जनूबी पंजाब तक ये पहुँचेंगी। और ये हमारा अपर पंजाब है, लाहौर, फैसलाबाद और अकाड़ा तक तो ये अच्छी बारिशें, और उसके नीचे मुल्तान, बावलपुर में ज़रा कम होगी। लेकिन ये सिलसिला जो है फरवरी में 2 से 3 सिलसिले जो हैं और अच्छी बारिशों के गुजरेंगे, जिसमें से बहुत अच्छी बारिशें हो जाएगी। दूसरा ये कि इन बारिशों में नॉर्दर्न एरिया में बड़ी अच्छी स्नोफॉल होगी, जिससे हमारे वाटर अवेलेबिलिटी जो दरियाओं में है और डैम्स में बहुत अच्छी हो जाएगी। अब जो महकमा इरिगेशन है उसके लिए ये बड़ी सहूलत होगी कि जब पानी ज़्यादा होगा तो किसानों को नहरों में अच्छा पानी गंदम की फसल के लिए रिलीज़ करें और उनको नहरों के ज़रिए भी अच्छा पानी मिल सके और बारिशें भी हो जाएं, तो उनको ट्यूबवेल का जो खर्चा है वो बच जाएगा। लेकिन अब किसानों के लिए ये एक एडवाइस की जाती है कि अभी जो जहाँ जहाँ अच्छी बारिश होती तो उसमें से अगर खाद डालनी है तो उसको डाल दें, ताकि वो गंदम की जो ग्रोथ है वो अर्ली जो है स्टार्ट हो सके और प्रॉपर टाइम पे जो है उसके जो है ग्रोथ हो चुके।
सही होगा शाहिद साहब। जिस तरह हम मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपसे जान रहे हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लाहौर में हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेन की गई ताकि फिजाई आलूदगी से थोड़ी देर के लिए काबू पाया जा सके, निपटा जा सके। अब ये जो बारिशों का स्पेल है, क्या ये कितने अरसे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को इस काबिल बनाएगा कि वो हम हेल्दी कंसीडर कर सकें, और ख़ास तौर पे जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश के इम्कानात है, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, कितने अरसे तक इनका असर रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स पर? देखिए, लाहौर में जो पोल्यूशन है और इनके इर्द गिर्द के 4-5 ज़िला में तो ख़ास तौर पे, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि ये अक्टूबर के शुरू में जब बारिशें मानसून की गुजर जाती हैं और डस्ट की वजह से और पोल्यूशन की वजह से ये स्मोग और पोल्यूशन शुरू होती है, और ये मिड अक्टूबर से लेकर मिड दिसंबर तक या दिसंबर के शुरू तक बहुत ही इसकी वर्स्ट कंडीशन होती है। अगर इसके दरमियान में कोई बारिशों का सिलसिला आ जाए या तेज़ हवा चल जाए तो इसमें कुछ देर के लिए अफाका हो जाता है, और नॉर्मली मिड दिसंबर से जो सीज़न है उसमें से बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है लाहौर में भी मिड दिसंबर के बाद नॉर्मली कम हो जाता है या नहीं रहता। इस साल क्या हुआ कि ये खुश्कसाली का जो स्पेल था दिसंबर और जनवरी अब तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये 1 महीना से ज़्यादा जो है प्रिलॉन्ग हो गया, वरना ये मिड दिसंबर तक ये ख़त्म हो जाना था। अब जो बारिशों का सिलसिला आ रहा है तो इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो बारिश होगी, उससे जो हमारी पोल्यूशन के पार्टिकल हैं वो ज़मीन पे आ जाएंगे। दूसरा, इसके साथ तेज़ हवाएं भी चलेंगी। जब तेज़ हवाएं चलेंगी तो ये सारा मौसम साफ़ हो जाएगा, और अब दोबारा इतना बड़ा वक्फा नहीं आएगा कि जिसमें ये इकट्ठे हो सके। तो अब ये जो स्मोक का और पोल्यूशन का जो फैक्टर है ये 3-4 महीनों के लिए बल्कि परमानेंटली जो कम हो जाएगा, और अब दोबारा इसमें से ऐसी एडवर्स कंडीशन जो है वो बिल्कुल नहीं क्रिएट होंगी। और नॉर्मली ये होता है कि ये अक्टूबर से शुरू से लेकर दिसंबर के मिड तक ही प्रॉब्लम होता है। इस साल कुछ उसको प्रिलॉन्ग हो गया, तो अभी इस प्रॉब्लम से जो है लाहौर में और गिर्द के इलाकों में मुश्किल छुटकारा हासिल हो जाएगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बेहतर हो जाएगा। शाहिद अब्बास साहब, थोड़ा सा बलूचिस्तान के मौसम के हवाले से बात कर लें। हमारे बलूचिस्तान के नाजरीन हैं, वो जानना चाहते हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा रहेगा, कोयटा में बर्फबारी होगी और कौन कौन से इलाकों में बर्फबारी की शिद्दत क्या रहेगी। देखिए, उसमें से बलूचिस्तान में तो हल्की बारिश और बर्फबारी के तकरीबन 2 स्पेल गुजरे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई। लेकिन अब जो आने वाले सिलसिले हैं इसमें से जो कोयटा, ज़ियारत और कलात में बर्फबारी होगी, और ये अगले 24 से 36 घंटों में एक सिलसिला गुजर रहा है। दूसरा 3 और 4 तारीख को भी एक सिलसिला है, तो जिसमें से वहाँ, क्योंकि ये सिलसिला बलूचिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं, दरमियानी जो है 1 फुट तक या उससे थोड़ी ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है, और बारिशें भी होगी, और सिंध के भी कुछ इलाकों में ये बारिशें होंगी। तो जो हमारा साउथ ईस्टर्न सिंध है उसमें से तो सिलसिला शायद ना पहुँचे, बाकी पूरे पाकिस्तान में पहुँचेगा, और कहीं दरमियानी और कहीं हल्की बारिश होगी। और पहाड़ी इलाकों पे जो बारिश की मकदार है काफ़ी बेहतर है, और स्नोफॉल भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और इस साल वैसे भी हमारी जो प्रडिक्शन है वो मिड ऑफ मार्च तक जो सीजनल फोरकास्ट है वो तकरीबन जितनी होती है उससे स्लाइटली अबव नॉर्मल जो है रेनफॉल और स्नोफॉल की तवक्को है, और इंशाल्लाह हो जाएंगी। सही, और यानी कि अगला above जो है normal अगले जो 45 से 50 दिन है उसमें से बहुत अच्छा बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे। सही हो गया शायद स्लाइटली अब नॉर्मल बारिशें होंगी। ये जो डिले हैं, इस डिले को कवर करने के लिए फरवरी और मार्च में अच्छी बारिशें होंगी, और अच्छी मकदार में भी होंगी, और अच्छे नंबर ऑफ जो बारिशों के सिलसिले वो भी 5 से 6 अच्छे गुजर जाएंगे। सही शाहिद साहब, आपने जैसे बताया कि अबव नॉर्मल रेंज जो है बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ पे बहुत से इलाके ऐसे होते हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं लैंडस्लाइडिंग के। इस हवाले से क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गाइड करता है? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी सोशल मीडिया को या कोई ऐसी हेल्पलाइन जिस पे हम पता करके जा सके कि कौन कौन से हाई रिस्क के एरियाज हैं जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा बहुत ज्यादा है? जी, ये लैंडस्लाइडिंग की जो फोरकास्ट है वो हमारा महकमा ही करता है, और उसके अलावा जो हमारे रेस्क्यू के और मैनेजमेंट के अदारे हैं, पीडीएमए है और एनडीएमए, उनको भी इस पे टाइमली फोरकास्ट इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो भी अपने इंतजामात करके और अपने जो
उस लोग हैं और अपनी जो मशीनरी है उन इलाकों तक पहुंचा देते हैं वेल एंड टाइम, ताकि लोगों को अगर लैंडस्लाइडिंग होती तो उससे ज़्यादा देर तक रास्ते बंद ना रहे और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। आर्मी के लोग भी उसमें से कोऑपरेट करते हैं और पीडीएमए और एनडीएमए के लोग भी अपने सारे इक्विपमेंट और मशीनरी के साथ मैन पावर जो वो उन पर्टिकुलर जगहों पर जहाँ लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है तो टाइमली मैनेज करने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा शाहिद अब्बास साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारे मोबाइल फ़ोन पर फोरकास्ट आ रहा होता है टेम्परेचर का, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स के वो विजेट्स बने हुए हैं, वो कितना एक्यूरेट होता है, कितना उसको हम फॉलो कर सकते हैं, कितना सीरियसली ले सकते हैं उनको? देखिए वो जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल हैं या दूसरे हैं वो नॉर्मली तो हमारे ही लोकल जो डेटा है, रियल टाइम डेटा, उन्हीं से लेके फोरकास्ट करते हैं। लेकिन उसमें से क्योंकि जो ग्लोबल मॉडल हैं तो वो तो पूरे वर्ल्ड एरिया को कवर कर रहे हैं, तो उनको हमारे इलाके के लिए पर्टिकुलर फिल्टर जो लगाते हैं तो नहीं लगाते, तो वो उसमें से वेरिएशन काफ़ी आती है। तो उससे सबसे हम तो एक्यूरेट के लिए तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसमें फोरकास्ट भी होती है, रियल टाइम ही होता है और डेली के ऑब्जर्व टेम्परेचर भी होते हैं और आने वाले 2 से 3 दिन के भी एक्सपेक्टेड टेम्परेचर होते हैं विद फोरकास्ट। तो ज़्यादा बेहतर तो सबसे बेहतर तो यही है कि उसको फॉलो करें, जिसमें से जब ग्लोबल मॉडल होते हैं तो उसमें जो लोकल एलिमेंट्स होते हैं जैसे फॉग होती है या जैसे मानसून में लोकल डेवलप, तो वो चीज़ें उसमें कवर नहीं की जाती। उसमें से एक ग्लोबल लेवल पे जो सिस्टम मूव कर रहे हैं उनकी वो मॉनिटरिंग करके तो उनके हवाले से फोरकास्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हम तो लोगों को सजेस्ट करेंगे कि सोशल मीडिया के अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन जो हमारी वेबसाइट पे दी जाती है वो सारे अदारों को भी हम दी जाती है, तो उसको फॉलो करें तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। बिल्कुल, यानी कि ऑब्वियसली जिस तरह मेट डिपार्टमेंट ऑथेंटिक है उसी को फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाहिद अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का। बारिशों के स्पेल हमने आपसे बात की, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, मौसम की सूरत हाल पर बात कर रहे थे शाहिद अब्बास साहब, रीजनल डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। अच्छा, कुछ आप राब्ता करते हैं, टेक्निकलिटीज जब होती हैं तो उसमें भी कुछ मौसम के एलिमेंट्स होते हैं, तो बारिशें, बादल आते हैं बारिश नहीं होती है, हवाएं आती हैं बादल आते हैं फिर भी बारिश नहीं होती है, सर्दी शदीद हो जाती है लेकिन हवाएं बादलों को उड़ा के ले जाती है ना, हम खुद देखते हैं बादल आ रहे थे और चले गए और फिर उड़ा के भी ले जाती है ना कहीं से। तो खैर ये हमारी अपनी फॉरकास्ट होती है। बरसते हैं तो हल्के होते हैं, अच्छा रिजवान, समटाइम्स ऐसा भी होता है हम बादल को देख के कहते हैं नहीं ये नहीं बरसेगा, ये सिर्फ गरजेगा ही, तो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। खैर अब वक्त हुआ न्यूज ब्रेक का, न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ सियासी मैदान के हवाले से, कुछ हमारे मौसम के हवाले से, कहीं गर्मा गर्मी है और कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन हम ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी। जी, माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से कल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और अगले 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी रेट को बरकरार रखा है 22% तक। और इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। स्टेट बैंक के सूरत हाल पाकिस्तान में जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनके करंट अकाउंट खसारा, हमारा तजारती मॉडल, इस पर उन्होंने कल गुफ्तगू की है। कब क्या हुआ और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान, फिर गुज़िश्ता 6 माह के दौरान क्या सूरत हाल रही और स्टेट बैंक के ज़खायर की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, इस पर उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की। जी जनाब, करंट अकाउंट खसारे की कमी के बाद 0.7% पर आ गया है, जबकि करंट अकाउंट खसारा 2022 में 17 अरब डॉलर था। और ये भी आपको बता दें कि ये बात जो है ये गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही है करंट अकाउंट खसारे के हवाले से। और इसके साथ साथ न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जो है स्टेट बैंक की जानिब से, जहाँ पे शरह सूद 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, ये कितना जो है सूदमंद होगा पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मिर्जा इख्तियार बेग साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम सलाम अमीन। मिर्जा साहब, अब जब हम देख रहे हैं कि अभी जो करंट जो शरह सूद है वो 22% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक की जानिब से आई है, कितनी फायदेमंद है पाकिस्तान के लिए? देखें, मॉनेटरी पॉलिसी में अफरात ज़र्द यानी जिसको आसान लफ्जों में आप महंगाई कहते हैं,
उसको रोकने के लिए डिस्काउंट रेट से वो अफरात ज़र को कंट्रोल करते हैं। हमारा डिस्काउंट रेट बढ़ा बढ़ा के 22% तक पहुंच गया है और हमारा अफरात ज़र जो है वो 23 से 25% के दरमियान रह रहा है। लिहाजा अफरात ज़र अब भी हमारा जो है वो डिस्काउंट रेट से ज्यादा है। लिहाजा डिस्काउंट रेट में कमी की कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है जिसमें अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए मार्कअप रेट बढ़ाते चले जाते हैं और 22% तक हमारा अफरात ज़र हमारा पॉलिसी रेट पहुंच गया है। लेकिन इसके फवाइद बेइंतहा हमको मिले हैं। पहला फायदा तो यह है कि हमारा एसबीपी के रिजर्व जो है वो 8.3 बिलियन रुपीस पे पहुंच गए हैं और मनी में जो मनी सर्कुलेशन होती है M2 कहलाती है वो 400 अरब रुपए की कमी हुई है। मार्केट में जो इजाफी कैश फ्लो था उसको कम कर रहा है, सख्त कर रहा है ताकि अफरात ज़र में कमी आए। तो वो भी 400 अरब रुपए की कमी हुई है और इस साल स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने कहा है कि अफरात ज़र जो है वो 23 से 25% के बीच में रहेगा। दूसरी चीज जो बड़ी खुशाइंद है और वर्थ है आपसे शेयर करना वो है जीडीपी ग्रोथ। पिछले साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.5% की मुश्किल खींच के हुई थी। इस साल हमारी जीडीपी ग्रोथ 2 से 3% जो है उसका हदफ उन्होंने दिया है, जो एक रिस्पेक्टेबल और एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ है। आजकल के हालात में जो ग्लोबल रिसेशन है, दुनिया की जीडीपी भी 2.5% के आसपास जो है वो मुतवक्के है। तो उस लिहाज से वी आर एट पार कि जो दुनिया की जीडीपी मुतवक्के उसके आसपास हमारी है। अब ये देखना है कि हमने आने वाले वक्त में हमें क्या ये मार्कअप रेट 22 पे रखेंगे, क्या ये अफरात ज़र मजीद कम होगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त दो अच्छी चीजें दुनिया में हुई हैं जिसका फायदा पाकिस्तान को पहुंचा है। एक तो ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं दुनिया में। आपने ये देखा ऑयल की कीमत $100 के करीब पहुंच गई थी, उसके ऊपर वो कम होके नीचे आई है। और दूसरे ज़रूरी अजनास की, खाने पीने की अशिया की, खुर्दुनी तेल की जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, जब इनकी कीमतें ज्यादा थी तो हमें इंपोर्ट बिल में कुछ $1 बिलियन इजाफी देने पड़ते थे ज़रूरी अजनास खुर्दुनी तेल को इंपोर्ट करने के लिए और पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करने के लिए। अच्छी चीज ये हुई है कि दुनिया में ऑयल की कीमतें कम हुई हैं और ज़रूरी अजनास खुर्दुनी तेल की कीमतें भी कम हुई, उससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है। और साथ साथ आपने देखा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल कम की है। ये एक रिलीफ है और ये एक साइन है जो आने वाले वक्त में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि महंगाई में अब कमी शुरू होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक जमील साहब ने भी जो खुशखबरी सुनाई है वो ये है कि मार्च से अफरात ज़र यानी महंगाई में कमी आनी शुरू होगी, नीचे जाना शुरू होगा। और जैसे ही अफरात ज़र नीचे जाएगा, स्टेट बैंक साथ साथ अपने पॉलिसी रेट को भी कम करेगा, क्योंकि इतने ऊंचे इजाफी रेट जो 22% है, इस पर बैंकों की शरह सूद लैंडिंग रेट 24-25% बन गई है। 24-25% में ना नई सनतें लग सकती हैं, ना हमारा वर्किंग कैपिटल लोग बारो बैंक से कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सनती एक्टिविटीज कम हो रही हैं और कम हो गई हैं। लिहाजा अब बेहतरी आनी शुरू हुई है। तो जैसे ही अफरात ज़र मार्च में कम होगा, डिस्काउंट रेट भी स्टेट बैंक का जो 22% पे बरकरार रखा उन्होंने, इस बार कम नहीं किया। और ये तवक्कुफ भी थी हमसे, जो टीवी और दूसरे चैनल्स ने जो फोरकास्ट दी थी, तो हमने भी यही कहा था कि ये अफरात ज़र क्योंकि कम नहीं हुआ है, लिहाजा डिस्काउंट पॉलिसी रेट 22% पे बरकरार रहेगा। तो जो चीज का ऐलान हुआ है 22% पे बरकरार रखने का, वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है, वो वही है जो पूरे इकोनॉमिक
पंडित जो हैं वो अच्छा, मिर्जा मुतवक्किल कर अख्तियार रहे बेग थे। साहब, सूरत हाल ये होती है जैसे ही सरमायाकारी आती है, सरमायाकार सरमाया लेकर आते हैं, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हमारी जो कोशिश है पाकिस्तान की वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो देना है, चाहे वो हमारी सर्विसेज हो या फिर हमारी गुड्स हो। जब पॉलिसी रेट जैसे आपने कहा है कि उसको हम इतना हाई पे रखेंगे तो प्रोडक्शन इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, नई सनतें नहीं लगेंगी। दूसरी जानिब तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त करने के लिए पाकिस्तान में बिडिंग हो रही है, पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा रही है और मुख्तलिफ कंपनियों से मुआहदे भी हुए हैं कल वजारत पेट्रोलियम में। अब जो हमारे बजट के ऊपर, हमारे ज़र मुबादा के ऊपर जो बोझ होता है सबसे ज़्यादा फ्यूल का, जो हम खर्च करते हैं चाहे बिजली पैदा करने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये मुआहदे और ये माशी सूरत हाल कितनी फ़ायदेमंद होगी आने वाले 6 महीनों में, आने वाले साल में? देखिए, आने वाले वक्त में माशी सूरत हाल का पूरा दारोमदार सियासी इस्तेकाम पर है। सही। माशी इस्तेकाम सियासी इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है। अगर आपके मुल्क में रिजवान साहब आने वाली हुकूमत खुश उसलूबी से इक़्तिदार मुंतकिल हो जाता है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, आने वाली हुकूमत एक मेजॉरिटी के साथ आती है और वो फैसले करने में उसको पूरी ताकत है उसके पास, तो यकीनन सरमायाकारी भी बाहर से आएगी जो वेट एंड सी में रुकी हुई है। अफरात ज़र भी कम होगा तो डिस्काउंट रेट कम होंगे। तो फाइनली बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है इसको सिंगल डिजिट कर, अच्छा। यानी सिंगल डिजिट में 8% 9% डिस्काउंट रेट को सिंगल डिजिट से जो था वहां से बढ़ना शुरू हुआ है ना, 12 13 14 18 20 फिर 22। तो इस वक्त आने वाली हुकूमत की सबकी निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि उसी से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या सियासी इस्तेकाम से माशी इस्तेकाम मिलेगा। आपने एक्सपोर्ट की बात की, आपको सुन के खुशी होगी एक्सपोर्ट में 5.3% इजाफा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरे करंट अकाउंट जो है, जो इस वक्त हर चीज की वजह है, जड़ है, सबब है, वो अल्लाह ताला के करम से और हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी से, सही फैसले करने से 0.5% से 1.5% तक जीडीपी का रहने का की तवक्को है। जो एक $17 बिलियन की अभी जमील साहब ने करंट अकाउंट का अदब बताया है, ये बेहतरीन है। आपको पत्नी पद याद है कि करंट अकाउंट का सारा हमारा 20 बिलियन से ऊपर चला गया था, तो ये कंट्रोल करके उसको भी कम लाया जा रहा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि माशी इंडिकेटर्स बेहतरी की जानिब है और IMF ने भी इसका इकरार किया है। केयरटेकर हुकूमत ने मुख्तसर वक्त में सही काम, सही फैसले कर रहे हैं और कॉम्पिटेंट लोग हैं, लिहाजा बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे लोगों का एक इत्मीनान नजर आता है। सही। लेकिन मेन चीज है सियासी इस्तेकाम और उससे माशी इस्तेकाम जो इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत और उसकी इस पावर पर है कि वो कितनी मजबूत और कितनी स्ट्रॉन्ग मैंडेट लेकर आती है। सही हो गया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, जिस तरह हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर सियासी इस्तेकाम तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस अगर रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड तरीके से आए तो वो कितनी ज़्यादा मुल्की मईशत पे मस्बत असरात मुरतब करती है, क्योंकि अक्सर औकात लोग इसको रजिस्टर्ड वेज से इस वजह से भी नहीं भेज रहे होते कि पैसे लगेंगे या रेगुलराइजेशन इसकी कुछ इतनी ख़ास नहीं की जा रही। आप इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है स्टेट बैंक की जानिब से, ये कितना कंट्रीब्यूट करती है मईशत में? देखिए, रेमिटेंसेस जो हैं, ये आपने जो वजूहात बतलाई कि खर्चा, ये फीस बैंक की पे करनी पड़ेगी, ये वजह मेन नहीं है, बल्कि मेन वजह जो नॉन बैंकिंग चैनल से रेमिटेंस आने की होती है वो होता है ऑफिशियल रेट में और अनऑफिशियल रेट में फर्क पड़ जाना। आपको याद है कि ये 30 रुपए तक का फर्क पहुंच गया था, यानी इंटर बैंक के रेट में अगर इंटर बैंक का रेट 300 रुपए था तो अनऑफिशियल में 330 रुपए पे पहुंच गया था। तो लोग अनऑफिशियल चैनल जिसको हुंडी हवाला कहते हैं
उससे उन्होंने रेमिटेंस भेजनी शुरू करी, क्योंकि $1 पे 30 रुपए गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा चंक बनता है। लेकिन फिर अब हुकूमत ने पॉलिसी करके इस सट्टेबाजी खत्म करी और ऑफिशियल और अनऑफिशियल यानी इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में कमी हुई है। जब 2-2 रुपए का 3-3 रुपए का बमुश्किल 1 रुपए का भी फर्क रह गया था, तो 280 रुपए पे आपकी इंटरबैंक 281 रुपए पे आ गया है। ये बहुत स्टेबल रेट है। आपकी करेंसी खत्ते में बेहतरीन परफॉर्मिंग करेंसी जो है कही गई है। ये वो करेंसी थी जो 230 पे पहुंच गई थी और लोग 300 रुपए की बात कर रहे थे, और ये अब जाके आपने देखा 280 रुपए पे ठहरी हुई है, और एक तवील अरसे से ठहरी हुई है, इसको कई हफ्ते हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब एक सही पॉलिसियों का नतीजा है। और अगर करेंसी हमारी स्टेबल नहीं होती और ये फिर 300 के आसपास फैल रही होती, तो महंगाई आपकी 22 और 23% पे नहीं होती, फिर महंगाई बहुत ज्यादा चली जाती, और फिर आपको डिस्काउंट रेट मजीद स्टेट बैंक को बढ़ाए। तुर्की का आपको पता है क्या है अफरात-ए-ज़र और डिस्काउंट रेट, अनबिलीवेबल। लिहाजा इस लिहाज से पाकिस्तान ने अफरात-ए-ज़र को कंट्रोल भी करा है, और करके मार्च की नवीद ये है जमील साहब ने कि ये कम होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर डिस्काउंट रेट कम होंगे। जब डिस्काउंट रेट कम होंगे तो नए सरमायाकारी आएगी, बैंकों के लैंडिंग रेट कम होंगे, और फिर हम नॉर्म की तरफ मिर्जा जाएंगे। साहब, जब आलमी माशी सूरत हाल अबतर होती है, हमने देखा है कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, दीगर ममालिक हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है वहाँ पर कि वो अगर आलमी माशी सूरत हाल में अबतरी है तो वहाँ पर पेनिट्रेट कर सकें। GSP+ का स्टेटस हमारा बरकरार हुआ, उस पर तोसी हो गई। फिर पाकिस्तान की वजारत तिजारत की जानिब से नई मंडियों की तलाश के हवाले से बात हो रही है। अफ्रीका को टारगेट किया जा रहा है, मिडल ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है, फार ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी, इसको आप कैसे देखते हैं हमारे आने वाले वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर हमारी ताजिर बरादरी के लिए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए? देखिए, इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज जिसकी तवक्को की जा रही है, कॉमर्स मिनिस्टर साहब फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आए थे कराची, मुझे भी बुलाया था, उनसे बहुत तफसीली गुफ्तगू भी रही, बिजनेस कमेटी ने उनसे इंटरेक्शन भी किया, और एक अच्छी खबर उन्होंने सुनाई है कि पावर के रेट सनतों के लिए, तमाम सनतों के लिए, इसमें वो एक्सपोर्ट ये 5 सनतें 3 सनतें नहीं, तमाम सनतों के लिए 9 सेंट पे लाने के लिए काम किया जा रहा है। यकीनन उसके लिए स्टेट बैंक से भी IMF से भी हमने ऑन बोर्ड रखना है। हमने ये देखना है कि अगर ये सब्सिडी बनती है तो फिर ये फंड्स जो दिए जा रहे हैं कहाँ से हासिल किए जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक खबर अच्छी सुनाई है, और इस सनतकारों बिजनेस कमेटी की डिमांड पर है कि बिजली के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब हमारी मुकाबलती सकत खत्म हो गई। हम खत्ते में दीगर ममालिक के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उसे कम किया जाए। और कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कई मीटिंगों में बिजनेसमैनों के साथ माराथन सेशन करने के बाद 9 सेंट्स के लिए उन्होंने एक इंडिकेशन दी है कि कोशिश करेंगे, और वो हो जाता है हमारी एक्सपोर्ट एक क्वांटम जंप रिजवान लेके ऊपर की तरफ जाएंगी। करंट अकाउंट खसारा 0.7% जो इस वक्त है, मैं समझता हूँ इट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट टू द नेशन, पाकिस्तान को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि ये कहाँ से खींच के इसको कम करके 0.7% पे लाया गया है। और हदफ भी यही बतलाया है कि 0.5 से 1.5 के बीच में इंशाअल्लाह करंट अकाउंट का सारा इस साल रहेगा। सही हो गया मिर्ज़ा साहब। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से बात करें, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें, ये दोनों चीज़ें मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनानी है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ब्रेन ड्रेन अच्छा भी होता है कि आप
इंटरनेशनल मार्केट से सीख के जब वापस आएंगे तो आप जॉब्स क्रिएट कर सकेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं बीइंग एन इकोनॉमिस्ट? क्या ये ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान के जो विद इन, बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं, विद इन पाकिस्तान जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इंजीनियर्स, ये बेहतर है मईशत के लिए या ये मईशत के लिए बेहतर नहीं साबित होती चीज़? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका मनु। इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है। मेरा आपने जो पूछा है जाती, इसमें तजिया ये है कि ब्रेन ड्रेन तो यकीनन मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं होता। वो दिमाग, वो लोग जो अपने अपने फील्ड में प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं, वो दूसरे मुल्क में जाके पैसे कमाने के लिए वहाँ उस मुल्क की जो मईशत है उसको फरोग देते हैं। लेकिन अगर कुछ सेक्टर्स में हमारे पास इजाफी हुनरमंद अफराद हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल या नर्सेज हों, वेल्डर्स हों, इजाफी मेहनत यूज कर रहे हूँ और वो बेचारे जॉब के लिए तरस रहे हैं। मुल्क में जॉब्स उस शोबे में नहीं है, उस शोबे में सरमायाकारी नहीं हो रही, तो उनकी सलाहियतें जाया जा रही। तो ये लोग जिसपे मुल्क के पैसे खर्च हुए हैं इनको बनाने में हुनरमंद, वो जाया जा रहे हैं। तो उस सूरत में अगर इनको बाहर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ये जाके मुल्क की खिदमत करते हैं तो रेमिटेंसेस में इजाफा होता है और वो मुल्क में एक उनका कंट्रीब्यूशन है जो मुल्क में रह के अगर नहीं कर पा रहे, मुल्क से बाहर जाके कर पा रहे। सही। तो मैं समझता हूँ ये 4 लाख लोग, 6 लाख लोग जो जा रहे हैं, इसमें हमने ये देखना है कि ये उन शोबों से अगर हैं जो शोबे में इजाफी हुनरमंद अफराद हैं, तो मेरे नज़दीक ये इसमें कोई बुराई नहीं है और ये मुल्क की खिदमत बाहर जाके रेमिटेंसेस में इजाफे की शक्ल में करेंगे। तो मिर्ज़ा साहब, इसमें तो ये भी होना चाहिए ना, फिर हम देखते हैं जो हमारी बहुत बड़ी आबादी है जो बैरून मुमालिक ख़ासतौर पर गल्फ़ कंट्रीज़ का रुख करती है, वो स्किल्ड नहीं है, वो सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए या फिर वहाँ पर जाकर कोई स्किल सीखने की, वक्त के साथ स्किल सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ममालिक ने जो लिमिटेशंस लगा रखी हैं, हदूद का तयन कर रखा है कि कम अज़ कम जो तालीम है वो मैट्रिक के बराबर होगी और उसके बाद कोई ना कोई एक स्किल होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि बर वक्त उन्हें नौकरी भी मिल जाती है, फिर उनका जो ज़र मुबादला है उसमें भी एकदम इजाफा होता है, क्योंकि आम मजदूर और स्किल्ड मजदूर दोनों में फ़र्क भी तो होता है। तो हम भी इकदाम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ से भी सिर्फ स्किल्ड लेबर ही बाहर जाए। देखिए रिजवान, सवाल ये है कि मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे बाहर बिजनेसेस भी हैं, दुबई में भी हम जाते हैं, तो वहाँ एक ही काम पे जो फिलीपीन का लेबर है उसकी तनख्वाह हमसे 30% तकरीबन ज्यादा होती है जी। और यकीनन फिर वो अपने मुल्क को ज्यादा पैसे रेमिटेंस की शक्ल में भेजने के काबिल होता है, क्योंकि वो ट्रेंड है, ताकि क्योंकि उसमें स्किल्ड जो उसको लेबर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसको भेजने से पहले ट्रेनिंग दी हुई होती है, इंटर्नशिप की हुई होती है और वो पाकिस्तान में भी कई मंसूबे शुरू किए हुए हैं जिसमें लेबरों को और ख्वातीन को नर्सेज में और दूसरे शोबों में ट्रेन करके बाहर भेजा जाता है। लेकिन जो बिल्कुल रॉ लेबर है, यानी जो एक आम मजदूर जिसको आप कहते हैं, जो गल्फ में जहां आपने जिक्र किया, वो अनस्किल्ड ही जा रहा है। उसकी वजह से वहां पे उसकी जो वेजेस हैं, उजरतें हैं, वो मिनिमम वेजेस जो वहां की होती हैं वो उसको मिलती हैं, मिनिमम सहूलतें उसको मिलती हैं, लेकिन उस बेचारे को जॉब क्योंकि हासिल करनी होती है, वो उसके ऊपर भी जॉब हासिल करके और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन ये मुकद्दर उसका नहीं होना चाहिए। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो आम लेबर है, आम मजदूर है, उसको भी यहाँ से ट्रेन करके या लैंग्वेज सिखाएं। अगर अरबी सीखे हुए लोग होते हैं ड्राइवर, उनकी तनख्वाहें ज्यादा हैं, जी।
तो बिल्कुल। ये सब चीजें हैं, ये एक मजबूत प्रोग्राम के तहत अगर आप करते हैं और अपने लोगों को स्किल्ड करके बाहर भेजते हैं, तो आपके रेमिटेंस में क्वांटम जंप नजर आएगा, जो $30 बिलियन की आसपास आपको सालाना मिल रही, या भी बहुत है माशाल्लाह, क्योंकि ये 10 बिलियन से बढ़ना शुरू हुई थी, आपको याद होगा रिजवान, 30 बिलियन के आसपास पहुंच गई हैं। जी लेकिन अब इसको बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि ज्यादा लोग बाहर जाएं और रेमिटेंस भेजें। दूसरा यह है कि बैंकिंग चैनल में जो अखराजात हैं और जो ताखिर लगती है वो खत्म की जाए। और तीसरी चीज ये है कि इंटरबैंक और अनऑफिशियल रेट जो है उसका फर्क खत्म किया जाए। ₹1 ₹2 का हो तो लोग पाकिस्तान और सब परचम से मोहब्बत करते हैं, वो इधर उधर नहीं भेजेंगे हवाले से या हुंडी से, बिल्कुल बैंकिंग सही, चैनल बिल्कुल और से सही। ज़रूरी भी है कि जिस वो जो हाँ रेगुलाइज्ड चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपके कीमती वक्त का। और एक तजवीज़ भी है बड़ी हाँ। मज़ेदार सी कि हम बहुत सारे स्किल्ड लेबर्स जो है वो जाते हैं बाहर और वो जाना भी चाहते हैं, और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए बाहर जाना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें काम नहीं करना, हम कोई भी काम करेंगे लेकिन बाहर जाके करेंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जैसे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर लेते हैं, वीज़े पर पैसे खर्च कर लेते हैं, तो 6 महीने के लिए 3 महीने के लिए हमारे बहुत सारे जो नेवटेक के इदारे हैं, जो इदारा है नेवटेक का, इसके साथ साथ और बहुत सारे टेक्निकल इदारे हैं, वो ट्रेनिंग फ्राहम करते हैं। अब आप ड्राइविंग सीख सकते हैं, आप उसमें जो हैवी मशीनरी है उसको ऑपरेट करना सीख सकते हैं, फिर आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं। अगर प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, एयर कंडीशन ठीक करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं। 3 से 6 महीने में आप पूरा कोर्स कर सकते हैं और उसकी फिर आपको सर्टिफिकेशन होगी, तो उसी सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आप अगर दूसरे मुल्क जाते हैं तो आपको बेहतर रोज़गार के मौके मुयसर होंगे। तो इन्वेस्टमेंट है ये भी, अगर आप कोई स्किल सीखते हैं तो। बिल्कुल जनाब, गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे इकदाम किए गए हैं कि चाहे आप किसी भी मुल्क में रहिए, पाकिस्तान में रहिए, आपको स्किल्ड बनाना है, और जब आप स्किल्ड बनेंगे तो उससे आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी जा सकेंगे, अपना भी मुस्तकबिल और मुल्क का मुस्तकबिल भी बेहतर बना सकेंगे। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का और उसके बाद वापस आएंगे। اقرأ باسم ربك الذي خلق भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए रियासती दहशतगर्दी का इर्तकाब कर रहा है। कश्मीरी गुज़श्ता 7 दहाइयों से भारतीय रियासती जुल्म बर्बरियत का शिकार हैं। मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला तेज कर दिया है। कश्मीरी अपने हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानियत के खिलाफ जराइम पर आलमी बरादरी को भारत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा जी, वापस आए हम और अब कुछ बात करेंगे हम मुख्तलिफ मज़ेदार दिलचस्प किस्म की ख़बरें हैं, और कुछ केकड़े ऐसे हैं जो कि कचरे में रहते हैं और फिर वो उस कचरे को अपने कवर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी हलाकत का बायस भी बनते हैं, लेकिन उसको अपना कवर बना लेते हैं। और इस एक केकड़े का नाम है हर्मिट केकड़ा, और ये इस पे इसकी तहकीक भी की गई है। टाइप है अच्छा। हर्मिट केकड़े की, और इस पे एक तहकीक भी की गई है, और पोलैंड में इसकी तहकीक की गई और 2 जामियात में इसकी तहकीक हुई। और तहकीक की जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि जो कचरे में रहते हैं तो प्लास्टिक की कैप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए शेल, और उससे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि इनकी अमवात भी बहुत ज़्यादा वाक़ई हो रही हैं। 2019 में पहले एक रिसर्च सामने आई जिसमें बताया गया कि कम से कम 5 लाख केकड़े जो हैं, हर्मिट केकड़े, उनकी हलाकतें हुई हैं इसके बायस। और जब आप कचरे में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें तभी ये कहा जाता है कि प्लास्टिक को कम कंज्यूम करें, प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज होते हुए कहते हैं मिलियंस ऑफ और ईयर्स अभी तो लगा ये देते हैं। रिसर्च हुई है उन केकड़ों पे जो कचरे के पहाड़ों पर रहते हैं। अब जो
बहुत सारी ऐसी मखलूक़ात हैं जो ज़ेर आब हैं, उनको प्लास्टिक किस तरह से हार्म कर रहा है, उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, ये एक अलग कहानी है। अच्छा मानूर, हमने रेलवे लाइंस देखी हैं, बड़ी बड़ी सड़कें देखी हैं, उनके आसपास आबादियाँ होती हैं, लेकिन आबादी के दरमियान में से या बिल्डिंग के दरमियान में से कोई सड़क गुजर जाए, ये बड़ी हैरान कुन बात है। और अक्सर औकात रिजवान हम ये कहते हैं कि दरख्त नहीं काटना, दरख्त वहीं पे लगा रहे, लेकिन ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि सड़क वहीं पे रहे, आपने सड़क का जो है रुख नहीं मोड़ना और आपने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बिल्ड करना है कि उससे आपकी जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, उनका निज़ाम, कनेक्टिविटी का निज़ाम ख़राब ना। और ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है जापान, और जापान में एक ऐसी इमारत बनाई गई है, 1992 में मुकम्मल की गई थी। है तो 16 मंजिला इमारत, लेकिन इसमें खास बात क्या है रिजवान? अभी सवाल ये है कि ये पहले सड़क थी यहाँ पे या पहले बिल्डिंग थी? सड़क बाद में बनाई गई है या बिल्डिंग बाद में बनाई गई है? वो जो सवाल हम अक्सर करते हैं कि पहले मुर्गी थी या पहले अंडा अंडा था। तो अब ये पहले सड़क थी या पहले बिल्डिंग थी, लेकिन जो बनाई गई है ये एक अपनी वजह से जो इसके मुनफरद तामीर का जो अंदाज है उसकी वजह से पूरी दुनिया में अब ये एक लैंडमार्क की हैसियत भी इख्तियार कर चुकी है। और इसके हवाले से कहा जाता है कि 16 मंजिला है, तकरीबन 71 मीटर बुलंद है और 5वीं, 6ठी और 7वीं मंजिल के दरमियान में से सड़क गुजरती है और जो आमदोरफ्त है वो मामूल के मुताबिक होती है। बिल्कुल जनाब, इसी तरह की जो चीज़ें होती हैं बड़ी दिलचस्प होती हैं, अजीब होती हैं और तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। कुछ लोग भी बड़े अजीब होते हैं, वो कहते हैं ना, इतना अजीब हूँ कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। लेकिन ये जॉन एलिया का शेर है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल तबाह नहीं करते, आलमी रिकॉर्ड कायम कर लेते हैं और इस तरह के मजे मजे के काम करते हैं कि हम हैरान होते हैं। दाढ़ी से कभी गाड़ी खींचने वाली हमारे सामने वीडियोस आती हैं, कभी सर के बालों से हमने देखा कि लोग ट्रक खींच रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने दाढ़ी पे पाइप क्लीनर्स लगाए और उसने पूरे 1150 पाइप क्लीनर्स लगाए, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि उसने दाढ़ी में इतने ज्यादा पाइप्स लगा के आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इनको जोड़ा गया है, ये एक समझ से बाहर है कि इनको जोड़ने के लिए किसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है या फिर उन्होंने इसको सिर्फ अपने जो बाल हैं उनकी मदद से रोका है, जिससे घोंसला बनाते हैं जानवर। लगता है कुछ इस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग की है और उसके जरिए पाइप जो है उनको फिक्स किया गया है। इसका मतलब है इनकी अच्छी खासी बड़ी दाढ़ी होगी जिसपे इन्होंने इतने ज्यादा वो फिक्स करके और कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जिनके सामने इन्होंने परफॉर्म किया। बराह रास्त 1150 पाइप क्लीनर्स लगाए और यूं ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। अब रुख करते हैं क्रोशिया का। माचिस की तीलियां, अक्सर औकात ये होता है कि माचिस उठाते हुए जब गिर जाती है हमारे से, तीलियां बिखर जाती हैं तो हम उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा बना लेते हैं, लेकिन इतना सा थोड़ी देर और वो बैलेंस नहीं रहता। अब हम एक ऐसे शख्स के हवाले से बात करें जिसने माचिस की तीलियों का मुजस्मा बनाया। इतने छोटे छोटे मुजस्मे तो हम देखते हैं, लेकिन इंसानी कद जितना मुजस्मा बनाना, और मुजस्मा भी वो जो पियानिस्ट है। ओह माय गॉड, कितना डिफरेंट, कितना अजीब ये मुजस्मा बनाया। 6 साल कबल उन्होंने मुजस्मा साजी स्टार्ट की थी, लेकिन अब जो 2013 में इन्होंने इंसानी कदो कामत के मुजस्मे को बनाना शुरू किया और अब हम देख रहे हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया से पजीराई भी हासिल की है। और एल पचीनो का मुजस्मा भी बना रखा है इन्होंने, और इसके अलावा जो एल पचीनो का ये मुजस्मा है इनके तमाम कामों में सर फहरिस्त है। एल पचीनो के बाद दूसरे नंबर पर उनका बड़ा काम द पियानिस्ट है। हम देखते हैं द पियानिस्ट मूवी भी आई थी और इसने बड़ी शोहरत हासिल की थी और पियानो बजाने वाले को द पियानिस्ट कहा जाता है, लेकिन जो मूवी थी द पियानिस्ट उसका मुजस्मा इन्होंने तख्लीक किया है और वो माचिस की तीलियों से। और माचिस की तीलियों 30,000 माचिस की तीलियां इस पे लगी हैं। एक दफा उसको जल जाए ना तो फिर वो सारी की सारी जल जाती है। गॉड, अब मसाले वाली वो जो है जिसके ऊपर वो इन्फ्लेमेबल होता है वो उसके ऊपर लगा है या नहीं है, उसके बगैर बनाई है, लेकिन 12 लीडरों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। 4,30,000 से ज्यादा माचिस की तीलियां इस्तेमाल की 6 साल के दौरान उन्होंने ये मुजस्मा साजी की। अच्छा रिजवान, टाइटैनिक, हाँ कल मैंने ये जहाज देखा। ये जहाज देखा आपने? मतलब खबरों में देखा। खबरों में देखा। टाइटैनिक मूवी हम सब ने देखी है। टाइटैनिक के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जहाज था और इससे बड़ा जहाज नहीं था। अब अभी तक लोगों के यही कहते हैं अपने तौर पे, लेकिन जो है टाइटैनिक मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि हम सब ने देखी होगी और जब भी हमने कुछ किसी चीज को कंपेयर करना होता है, किसी जायंट चीज को, तो हम टाइटैनिक से कंपेयर करते हैं। टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज जो है अपने सफर के लिए रवाना हो गया और इसमें 8,000 अफराद के सवार होने की गुंजाइश है। 5,610 मुसाफिर इसमें मौजूद हैं। 2,500 के लगभग जहाज का अमला है जो कि खिदमत गुजार भी हैं, टेक्निकल स्टाफ भी है, इसमें रूम्स भी हैं और इसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल की तमाम तर सहूलियात दस्तियाब है। जनूबी फ्लोरिडा से इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया है और ये क्रूज़ शिप मुख्तलिफ जज़ायर की सैर करवाएगा अपने मुसाफिरों को समंदर की गहराइयों में से होता हुआ।
ये एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाएगा और अपनी नौइयत का और अपने साइज का ये सबसे बड़ा सबसे और मुझे देख के अंदाजा हो रहा है कि जो इसमें सवार अफराद होंगे उनको कितना मजा आएगा। घर जैसी फीलिंग आएगी। घर जैसी फीलिंग इतना लग्जरियस है। इसके सिर्फ साथ साथ वो जो बाहर होंगे ना खिड़कियों वाली साइड पे, सिर्फ लगता है वो जो लेकिन आप देखते हैं ना कि खिड़की वाली साइड पे बैठा डाइन आउट्स कर रहे हैं, मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, रेस्ट के लिए प्रॉपर रूम्स मौजूद है। आई होप सो ये भी जो है स्विमिंग पूल भी है, सेफली आप वापस आ आमीन, जाएंगे जो भी आमीन। घूमने जा रहे हैं। सो बेसिकली अब हम बात करते हैं सेफ्टी की। जब बात की जाती है तो सबसे ज्यादा सेफ्टी का फिक्र होता है जब रिजल्ट आने वाला रिजल्ट आने वाला, तो घर से भी सेफ्टी, टीचर से भी सेफ्टी, और अपने दोस्तों के सामने भी हम कहते हैं ना मेरा तो एग्जाम्स बड़े इज्जत की सेफ्टी होती है ना, इज्जत की कितने सेफ्टी। कितने नंबर्स आएंगे, कहीं हम ऐसा ना होना कि सब पास हो जाए और एक जो है वो फेल हो जाए, या सबके अच्छे नंबर आ जाए एक के ना आए, तो फिर उसमें भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, जो लेकिन कहा जाता रिजवान है। ये स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। हाँ। इतना स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर कि हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने परेशान होते हैं, प्रॉपर काम पर होते हैं रिजल्ट से पहले, और सारा साल उनको बिल्कुल फिक्र नहीं होती। कुछ ऐसे अच्छा, इनमें स्टूडेंट्स वो होते बच्चे हैं भी शामिल होते हैं जिनको ना पेपर्स की टेंशन होती है, ना पेपर से पहले जब टीचर्स कह रहे होते हैं कि टेस्ट कर लो, पढ़ लो, उस वक्त कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन होती है सिर्फ रिजल्ट से पहले। रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट से पहले की टेंशन ऐसी है कि आपने घर में भी प्रेशर है, स्कूल में भी प्रेशर है, स्कूल हो या ना हो, कॉलेज हो, इवन यूनिवर्सिटी में भी प्रेशर है। आप जिस भी कहते हैं ना जिंदगी का हर इम्तिहान बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो हमारे पढ़ाई के इम्तिहान है तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होते हैं, फील होता है। ऐसा नहीं है क्योंकि उसमें हम तैयारी कर सकते हैं, जिंदगी के इम्तिहान में हम तैयारी नहीं कर नौकरी के सकते, इम्तिहान जो होते बट हैं उसमें भी। स्टिल होता ये है। नौकरी का इम्तिहान होता है उसमें भी टेंशन हो जाती है। अब तो हाँ, वो तो गवर्नमेंट के इम्तिहान होते हैं ना, हमें तो टेंशन होती है ये इंटरव्यू में सबसे ज्यादा। इंटरव्यू में एक सवाल होता है रिजवान, टेल अबाउट योरसेल्फ, और उस वक्त हम भूल जाते हैं कि व्हाट शुड वी टेल अबाउट आवरसेल्फ। खैर इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो स्ट्रेस होता है एग्जाम्स का, ये कितना हमारी पर्सनालिटी को इम्पेक्ट कर रहा होता है, और ख़ास तौर पे इससे हमने निकलना कैसे। और ये स्ट्रेस सिर्फ स्कूल के बच्चों को नहीं होता, सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को नहीं होता, ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी होता है, ये यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स को भी होता है। और अगर आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप प्रोफेसर है, आपका कोई वाइवा है, तो आपको भी स्ट्रेस होगा, ये नेचुरल है। लेकिन नेचुरल से ज़्यादा जब ये हो जाता है और जब ये थोड़ा सा एब्नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको, Address कि करना। ये अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आज दावत दी अपने प्रोग्राम में माहिर नफ्सियात को, जो कि इस हवाले से बात भी करते हैं, हबीबुर रहमान साहब। एकेडमिक स्ट्रेस क्या होता है और इसके असरात क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। हबीबुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू खैरियत फॉर से आप? इनवाइटिंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही तो बिल्कुल बताया ना, खैरियत ये एकेडमिक स्ट्रेस वाकई होता है जितना हमने बयान किया, ये होता भी है, या सिर्फ स्टूडेंट्स के जैसे बाकी उनके बहाने होते हैं? या ये सिर्फ हमें ही होता था? से नहीं नहीं, देखें पहली बात तो ये है कि एग्ज़ाम हो गए या पढ़ाई के दौरान स्ट्रेस होता है और होना भी चाहिए। ये स्ट्रेस होता है जो हमें आगे पुश करता है काम करने में, लेकिन यही चीज़ जब ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं एकेडमिक स्ट्रेस की, तो वो एकेडमिक स्ट्रेस में बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। क्या वो आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से हो रहा है कि आप फीसें नहीं पे कर पा रहे हैं, ये एकेडमिक स्ट्रेस है। अच्छा। या आप अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, वो एक स्ट्रेस है। या आपको जो है ना अपने टीचर्स के साथ कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई टीचर का बिहेवियर ऐसा ऑकवर्ड है या बहुत मुश्किल है या बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लोग इवन कि एडमिशन लेने का एक अलग स्ट्रेस है, आप तैयारियाँ कर रहे हैं, एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, और उसका एक और स्ट्रेस है। फिर जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर उधर कंपटीशन जो है उसका एक और स्ट्रेस है। फिर एग्ज़ाम के दौरान मिड टर्म हो गए, फाइनल टर्म्स हो गए, असाइनमेंट्स का, प्रेजेंटेशंस का, तो ये बहुत सारा स्ट्रेस है। और बीइंग अ प्रोफेशनल जब हम इस जगह पर पहुँचे हैं तो ज़ाहिर बात है हम सब भी इस चीज़ से गुजर कर आए हैं और हमने भी ये स्ट्रेस देखा है। तो यह इट इफ़ेक्ट्स अ लॉट और इसकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेस को पहले देखें ना कि स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेस हमारा बॉडी का रिएक्शन होता है टू एनी स्टिमुलस। ठीक है, अगर एक हेल्दी पर्सनालिटी है, एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म है, तो वो स्ट्रेस को मैनेज कर लेगा। लेकिन एक बंदा जो कि हेल्दी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी नहीं है, वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता, तो उसकी फॉर्म में उसको स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसको एंजाइटी होती है। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट्स को डिप्रेशन हो जाता है, और डिप्रेशन की बहुत सारी सीवियर केसेस में चले जाते हैं। और इवन यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे भी रिपोर्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के सुसाइडल केसेस, कि वो इतने स्ट्रेस में आ गए कि उनसे नहीं हो पा रहा और वो कोई इनको प्रोफेशनल हेल्प भी नहीं मिल पाई, तो उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड तक किए हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एकेडमिक स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं। और स्टूडेंट्स के अंदर ये बहुत कॉमन है इस वक्त, चूँकि हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, फीसें नहीं
स्टूडेंट पे कर पाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। सही हबीब साहब, समटाइम्स जो स्ट्रेस होता है वो इस वजह से भी होता है कि कजिन्स के दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फैमिली की तरफ से प्रेशर उस तरह नहीं होता कि पढ़ो, लेकिन इवेंट्स पे जाना है, कजिन्स को फेस करना है, फिर कंपैरिजन बहुत हो रहा है। बिल्कुल इसको कैसे कोप अप बिल्कुल करें? ऐसा ही है। देखें हमारे यहाँ हमारे थोड़ा सा कल्चर में भी चीज़ है, हमें तो माँ वैसे ही ताना देती है कि जी वो कज़न को देखो वो उधर चला गया, बाप उसने भी देते हैं, सिर्फ माँ नहीं मतलब देती। सब देते हैं ना, लेकिन अम्मी के साथ हम ज़्यादा घर में इन टच होते हैं, तो वो बताती हैं जी वो फलाने के लड़के ने ये कर लिया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा है। तो वो बहुत सारी जगहों पर कंपेयर कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये कंपैरिजन इतना हेल्दी नहीं है, ठीक है ना। हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी है और वो अपनी कैपेसिटी फुली परफॉर्म करे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसके हिसाब से होगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है कि उसने ये कर लिया। और दूसरा यही मैं जो बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ एकेडमिक स्ट्रेस की एक वजह बहुत ये भी है कि कंपटीशन होता है क्लास में, क्लासरूम में, अपने फेलोज़ के साथ, अपने कज़न्स के साथ, और स्ट्रेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं। तो इसका यही है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने आप को देखें, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, आप उस हिसाब से अपना फुल ऑन दें, फिर जो रिजल्ट्स आएंगे वो जाहिर बात है। लेकिन समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमारे टीचर्स हमारे साथ इतने अच्छे होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है, तो हमारे ऊपर ज्यादा बर्डन हो जाता है कि अब तो ये कुछ कहते ही नहीं है, अब तो हमने कुछ अच्छा करना है। फिर हम किसी ऐसी महफिल में बैठ रहे हैं जैसे अपने ही क्लास फेलो को, ये सिर्फ मैं एकेडमिक स्ट्रेस के हवाले से नहीं, प्रोफेशनल स्ट्रेस के हवाले से बात कर रही हूँ कि मेरे क्लास फेलो एक पोजीशन पे पहुंच गया है, बजाय उससे इंस्पिरेशन लेने के मुझे सब कहेंगे कि वो देखो वो कहाँ पहुंच गया है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखो और अपना देखो। तो हम अपनी लाइफ की जर्नी पे फोकस नहीं करते। ऐसे में क्या किया करें, क्योंकि ये स्ट्रेस तो हर बंदा इस स्ट्रेस से गुजर रहा है कि अभी तक किसी की शादी नहीं हुई, अभी तक किसी के बच्चे नहीं हुए, अभी तक उसने अपना घर नहीं बनाया, अभी तक उसने अपनी 2-4 गाड़ियां नहीं ली, तो ये तो कंपटीशन का सिलसिला गोज ऑन। तो हम क्या करें फिर? अब देखिए अब जब ग्रेजुएट होता है एक बैच, तो एक बैच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती है, कुछ वेटिंग में होते हैं, कुछ को जो है ना अभी इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं। तो बहुत सारे हर बंदे के लिए जो उसकी एफर्ट्स हैं उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलती हैं। तो हमें अपनी कहते हैं ना अपने राइट मोमेंट का, अपने टर्न का वेट करना चाहिए कि हमारा टाइम अभी बीच में आएगा, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा। तो उस हर बंदे का अपना टाइम आता है, तो उसका वेट करना चाहिए। बाकी स्ट्रेस में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि अब सपोज़ एक बंदा एक फील्ड में जाना चाह रहा है, फैमिली ने पुश करके उसको किसी और चीज़ में डाल दिया, अब वो उस चीज़ में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फैमिली की वजह से वो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने कहा कि टीचर्स भी सपोर्टेड है, फैमिली, तो वो एक्सपेक्टेशन भी उसको अंदर से बहुत ज़्यादा तंग करती हैं कि भाई सारे लोगों की मुझ पे नजरें हैं, इन केस अगर मैं नहीं कर पाया, इन केस मेरे अच्छे नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है कि स्ट्रेस इसमें ऐसी कौन सी डार्क या ग्रे चीज़ है कि मैं अपना स्ट्रेस बयान करते हुए बाकी तमाम फीलिंग्स में शेयर कर लूँगा अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ, अपनी फैमिली के साथ, स्ट्रेस जो है वो हम शेयर करते हुए डरते हैं। इतना नेगेटिव क्यों है स्ट्रेस? ये देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ इस चीज़ के मेंटल हेल्थ या फिर जो हमारी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं इसके खिलाफ इसके गिर्द स्टिग्मा बहुत ज़्यादा है। अब लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग समझेंगे ये पागल है या कोई मेंटली डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है। हमारे पास, मैं अगर बीइंग अ प्रोफेशनल, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ कितने सालों से, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि मियाँ बीवी होते हैं, अपने इश्यूज़ के सिलसिले में आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं। तो ज़रूर नहीं है कि आप बिल्कुल कोई मेंटली किसी बहुत सीवियर डिसऑर्डर में होंगे तो ही हमारे पास आएंगे। आपको अगर बेसिक स्ट्रेस है या लाइफ में कुछ ऐसी कंडीशंस, कोई सिचुएशंस आ रही हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, इसको कैसे डील करूं, तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। और सेम गोज़ विद द स्ट्रेस कि अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अपने इमोशंस को, अपने आसपास कोई अच्छे लोग देखें जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो आपके सपोर्टिव हैं, और इस चीज़ को रिलीव करें। इसमें मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा एकेडमिक स्ट्रेस के ऊपर। HEC ने क्राइटेरिया क्रिएट किया कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना एक मेडिकल सेंटर होना चाहिए। और हर मेडिकल सेंटर में जब मेडिकल डॉक्टर होंगे तो अब उन्होंने क्राइटेरिया ऐड किया कि हर मेडिकल सेंटर में एक साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। ये तो करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। ये बिल्कुल अब ये बड़ी अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है कि हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी इस्लामाबाद की मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर मेडिकल सेंटर्स हैं और वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट मौजूद है जो स्टूडेंट्स को एकेडमिक काउंसलिंग देते हैं, करियर काउंसलिंग देते हैं, या इसी तरह की कोई स्ट्रेस रिलेटेड इशूज़ हो उनको, तो वो उनको डील कर रहे हैं। और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि जो हमें केसेस रिपोर्ट होते थे डिप्रेशन के या सुसाइडल केसेस जो हमें आते थे कि स्टूडेंट्स की तरफ से एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से, वो कदर कम हुए हैं, लेकिन इसके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि चूँकि मैं बीइंग अ क्लिनिशियन, मैं बहुत सारी जगहों पर ट्रेनीज़ भी हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे ट्रेनीज़ की मैंने देखा है जो अपने केस रिपोर्ट्स लेकर जाते हैं अपने प्रोफेसर्स के पास, और ये मसला है, ये मसला है। इवन फ़ॉन्ट साइजेस पर भी मेरी अपनी क्लिनिकल रिपोर्ट जब मैं जमा कराता था, क्लिनिकल केस रिपोर्ट, तो मेरी रिपोर्ट एक दफ़ा सिर्फ इस चीज़ पे रिजेक्ट हुई कि ये फ़ॉन्ट साइज़ को इधर लेके जाओ, इसको इधर लाओ, इसको, और वो रिजेक्ट कर दी। और नो वन नोज़ कि मैंने उसको कितनी मुश्किल से बनाया था और मैंने इस पर कितना टाइम लगाया था।
तो एक रिसर्चेस तो ये भी कहती हैं कि वन ऑफ द फैक्टर इज दैट कि टीचर्स का कोऑपरेशन स्टूडेंट के साथ बहुत कम है और इसकी वजह से स्टूडेंट को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। कोई एक टीचर ऐसा होता है जो आपको बहुत ही ज्यादा तंग करता है, तो इस पर भी मैं कहता हूँ कि टीचर्स को थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट्स के साथ गुजारा लेकिन करना एक चीज चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी हबीब साहब कि हम जहाँ टीचर के कोऑपरेशन के हवाले से बात करते हैं, पेरेंट्स के बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं, अब कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि हम ओवर सेंसिटिव हो गए? हमसे बड़े थे उस टाइम पे एक डिफरेंट ट्रेंड होता था, टीचर्स का इतना रोब था कि आप बता नहीं सकते थे कोई चीज़ कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब हम इवन शेयर तो कर सकते हैं क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम हम बजाते कौम, बजाते यूथ बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं हो गए हर चीज़ को फील करना? टीचर अगर क्लास में पॉइंट आउट करते तो वो जो कहते थे ना, कल भी हमारी बात हो रही थी कि टीचर का तो काम ही दबाव देना है, सिखाने के दबाव में काम कैसे करना है। आई रिमेंबर हमारे एक प्रोफेसर थे, वो कहते थे एग्जाम होता ही मुश्किल का काम है, डरने का काम है। एग्जाम में भी नहीं डरोगे तो कब डरोगे? ये बात तो है। हम लोग वाकई एक टाइम पर आकर हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक तरह से सेंसिटिव और नाजुक भी हो गए हैं। अब जैसे एक कल्चर होता था, माँ चप्पल उतार उतार के मारती थी, अब अगर माँ थोड़ा ऊंचा, अब ये तो अगर आप इस्लामाबाद के किसी बच्चे को माँ मारेगी तो गुस्सा करने का अलग, वो तो सिर्फ गुस्से से देखेगी और उसके लिए बहुत है। पुराने टाइम में तो चप्पल उतार के मारा जाता। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए हैं और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो हमारे लिए अभी ये छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी मुश्किल है, क्योंकि इतना पुराना टाइम तो नहीं है हबीब साहब ये नहीं, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत बट इश्यूज स्टिल है। अब इस तरह होता है कि अगर सिर्फ टीचर ने मार्क्स अच्छे नहीं दिए तो हम इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो कि अगर हम अब प्रैक्टिकल लाइफ में आके देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि हम क्या करते थे। तो बिल्कुल बेसिकली ऐसा ही है। अब बेसिकली करना क्या है, वे आउट क्या है? यूथ अब ग्रेजुएट होके फ्रेशली ग्रेजुएट आ रहे हैं और हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि उनमें टॉलरेंस नहीं है, वो बच्चे बहुत इंटॉलरेंट है बिल्कुल या ऐसे वो ही। बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी चीज़ को अगर उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी उन्हें कुछ सिखाया देखिए जाए। मसला ये कि सारा मामला हमारा घूम फिर ही ग्रेड से रहा है, ठीक है ना। जीपीए अच्छा नहीं होगा, ए ग्रेड्स नहीं होंगे, तो जारी बात है हमारी जॉब मार्केट इस वक्त जो है ना अब इवॉल्व होकर लोग जो है ना एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, आपकी स्किल पे जा रहे हैं। लेकिन प्रीवियसली तो चक्कर ही सारा ग्रेड्स का था, कितना जीपीए है और क्या 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 आपकी वो चीज़ें हैं, रिसर्च पेपर कितने हैं आपकी, ऐसी चीज़ों को देखा काउंट किया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए अगर आपको कोई एकेडमिक स्ट्रेस है या कोई इशू है तो टॉक अबाउट इट। इसके लिए आपको हेल्प सीख करने की ज़रूरत है। कहीं पर भी अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, अपने किसी भी अपने यूनिवर्सिटी में अगर एकेडमिक काउंसलर मौजूद है या फिर साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, नहीं तो बाहर किसी से हेल्प लें या अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें। जब इमोशंस हमें आते हैं ना, अब इमोशन को जब शेयर करते हैं तो इमोशन हमारा कैथारसिस होता है, वो हमारे इमोशन डिस्चार्ज हो जाते हैं और हम अच्छा कैथारसिस ज़रूरी है, लेकिन आपने कहा शेयर करें। शेयर करें। हम जब हम किसी साइकोलॉजिस्ट से भी मिलते हैं या कि इवन इफ़ वी आर मीडिया पर्सन, इफ़ वी आर स्टूडेंट, तो हम कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, उस साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं जो हमें जानता हो, ताकि वो हमें जज ना करे। इसी तरह अपने दोस्तों से भी बात करते हुए हम कतराते हैं, फैमिली से बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन बात नहीं करते कि कल को हमें जज किया जाएगा कि हमारा ये वल्नरेबल टाइम था। देखिए साइकोलॉजी की अगर एथिक्स की बात की जाए ना, तो साइकोथेरेपिस्ट कभी भी अपने जानने वाले को थेरेपी दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें पर्सनल बायसेस आ सकती है। अगर मैं आपको 8-10 सालों से जानता हूँ और आप मेरे पास थेरेपी खिलाएंगे तो मुझे आपका सब कुछ पता है ऑलरेडी कि क्या क्या आपने किया है और कैसे कैसे किया है। तो बीइंग अ प्रोफेशनली साइकोलॉजिस्ट तो हम जानने वाले को तो हम थेरेपी दे ही नहीं सकते हैं। बाकी जो बात है स्टूडेंट कतराते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद भी जब हम यूनिवर्सिटी में थे, मेडिकल सेंटर में मैं फ्री टाइम में बैठता था और देखता था, तो स्टूडेंट बहुत कम आते थे तो वो बहुत रिजर्व होते थे कि मेरे प्रोफेसर्स को ना पता लग जाए मेरे अंदर कोई मसला है या मेरे क्लासमेट्स को ना पता लग जाए। तो ये फैक्टर भी है, इसको कूप अप करने की जरूरत है। भी तो आ जाते हैं ना। हाँ। अच्छा हबीब साहब, अब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, हेल्दी एक्टिविटीज होती थी, अब तो खैर गैजेट्स का ज़माना आ गया ना कि आपने जो भी करना है आप घर पे बैठे गेम्स खेल लें, आप टीवी देख लें, टाइम ज़ाया करें, टाइम जब अपना वक्त पास करें। हेल्दी एक्टिविटीज़ किस तरह से हेल्प आउट करती थी उस आज से 10 साल पहले स्ट्रेस को हैंडल करने में, और आज कितनी ज़रूरी है हेल्दी एक्टिविटीज़ जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में होनी चाहिए? देखिए हमारे अब देखें यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स का गाला होते थे, एक बहुत बड़े इवेंट्स होते थे जो अभी भी हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ों में आ गए हैं, जो इंडोर गेम्स आ गई हैं, हम बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। और अभी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ तो इतने छोटे गेम्स में आ गए। हाँ, माइंड गेम्स में आ गए। कैंपसेस इतने छोटे हैं, उनके पास खेलने कूदने की जगह ही नहीं, खेलने के लिए उनको स्टूडेंट्स को कहीं ले जाना पड़ता है, जो कि एक अलग से नया काम है, तो वो इस चीज़ में भी खुद को नहीं डालते हैं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरी है। मैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको मेंटल हेल्थ की कोई भी इशू है, किसी भी लेवल पर है, आपकी लाइफ में आधा घंटा से लेकर 45 मिनट की माइंडफुलनेस बेस्ड वॉक, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ,
आपकी वॉक तो कम से कम हो, नहीं तो आपकी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी तो हो। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, आप सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस से घर जाकर खा पी के सो जाते हैं, तो ये तो कोई लाइफ ना हुई। इसमें तो आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे इससे हो। भी जब आसान एक फिजिकल एक्टिविटी है हबीब रहमान साहब, अगर आपकी इजाजत हो और मानूर आपकी जी जी इजाजत हो। प्लीज बताएं। प्लीज प्लीज। अब जहाँ बैठते हैं, जहाँ उठते हैं, जिस घर में रहते हैं, अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। अपना बेड बनाएं, उसे साफ करें, मैनेज करें। बिल्कुल और ऐसा ही, जिस कुर्सी और टेबल पर बैठते हैं उसको साफ कर लें। अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं तो अपनी लाइब्रेरी को साफ रखें, तो ये आपकी फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन हम अपने सराउंडिंग का ख्याल रखना, इसीलिए तो कहते हैं कि सुबह जाके अपनी बेडिंग खुद करनी चाहिए। अपने रूम में अगर कुछ प्रॉब्लम है, संडे को सारा दिन संडे निकाल के अपने रूम को सेट करना चाहिए, और जो कि हम करते हैं और करना चाहिए। ये चीज़ें भी अच्छा है, हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिलती है कि ये देखो चीज़ ख़राब थी मैंने ठीक कर दी, उससे सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। संडे को कुकिंग करें, आपको वो भी अच्छा महसूस होगा। आपको जब किसी को खिलाएंगे और वो चीज़ अच्छी बनी होगी, वो उसको एंजॉय भी करेंगे, तो और ज़्यादा आपको अच्छा मिलेगा, तो ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी। और ये बहुत आपका अच्छे स्ट्रेस नोट इससे पे रिलीव आपने एंड किया कि जब आप खुद से काम करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल। मिलेगी कि आप कुछ बेहतर कर रहे हैं, और आप इसी तरह अपनी जिंदगी के और अमूर को भी बेहतर कर बिल्कुल सकते हैं। ऐसा हमारे साथ हबीबुर रहमान मौजूद है, जो कि माहिर नफ्सियात है, और बड़े अच्छे पैगाम के साथ उन्होंने इख्तिताम किया कि बेहतर बनाने के लिए खुद कुछ करें, संडे को थोड़ा सा वक्त निकालें, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है जो महसूस हम करते हैं कि हम जब कंपटीशन की बात करते हैं या फिर दबाव की बात करते हैं, तो वो उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि मुकाबला शुरू हो जाता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। किसी को हमने नीचा दिखाना है, कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा एक मुआशरती रवैया बनता जा रहा है। तो इससे निपटने का आसान सा बड़ा तरीका जो है, वो अभी तक मुख्तलिफ चीज़ें देखने के बाद, सुनने के बाद यही समझ आता है, क्यों ना हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना शुरू करें, क्यों ना हम एक दूसरे की दिलजोई करें, एक दूसरे का गम बांटें, और अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसकी कोशिश में उसका साथ दें। अगर हम साथ नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उसकी टांग खींचने की कोशिश ना करें, उसकी राह में रोड़े ना अटकाएं। तो यही हमारा किरदार जो है हमारे माशरे में बहुत सारी बेहतरी का बायस बन सकता है। एक दूसरे को स्माइल करके देखिए, अच्छे से मिले, अच्छे से एक दूसरे के साथ काम करें, और अच्छे से खुशी खुशी घर जाए, ताकि घर वाले भी खुश हो जाए, बाहर वाले भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाए। इसी बात के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपनी मेज़बान मानूर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अल्लाह हाफिज़।